जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को पता चल ही गया होगा कि आपका जो आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट का एग्जाम है ये जून महीने के लास्ट वीक में होना कंफर्म आपका यहाँ पे हो गया। अब दोस्तों क्या होगा, डेली अपनी 7 बजे मैं आपको एक प्रैक्टिस सेट यहाँ पे कराऊंगा। ये केवल प्रैक्टिस सेट ही आपका यहाँ पे नहीं रहेगा, ये मान चलना है कि आपका जो आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में कई सारे जड़ावरों में जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे वो सारे में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे, जहां से एक आपको आइडिया ये लगेगा कि आपके एग्जाम में कैसे क्वेश्चन यहाँ पूछे जा रहे हैं और कैसे आपको वहां पे तैयारी करनी कि आपका एग्जाम यहाँ पे क्लियर हो जाए। यहाँ पे हम लोग सिलेक्टेड वही क्वेश्चन यहाँ पे प्रैक्टिस करेंगे जो हमारे पेपर बार बार वहां पे रिपीट यहाँ पे हो रहे हैं। दोस्तों यहाँ पे मैं जितने क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ सारे क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करते चलिएगा और यहाँ से ये भी ट्राई करिएगा कि आप जितने ज्यादा स्कोर यहाँ पे आप कर पाए। यहाँ पे दोस्तों जो मैं प्रैक्टिस सेट यहाँ पे करा रहा हूँ, अगर आपके 35 क्वेश्चन तक यहाँ पे सही चल रहे हैं, आपकी तैयारी यहाँ पे सही चल रही है, आप काउंट करते चलना कि आपका स्कोर यहाँ पे कितना यहाँ पहुंच रहा है। और दोस्तों यहाँ से एक आपको आइडिया ये भी लग जाएगा, जितना भी आपका पूरा सिलेबस उसका आपका रिवीजन भी यहाँ पे हो जाएगा, क्योंकि ये जो प्रैक्टिस सेट होगा यहाँ पे हर चैप्टर के मैं आपके जहां ज्यादा क्वेश्चन पूछूं वहां सारे एक एक क्वेश्चन वहां पे सिलेक्ट करके यहाँ पे लाया हूँ, ताकि आपका पूरा सिलेबस भी यहाँ पे रिवीजन आपका वहां पे हो जाए। दोस्तों जो आपका पहला क्वेश्चन पूछा गया था ये दानापुर जड़ारो में आया था। इसमें ये सीधा सीधा पूछा गया कि राष्ट्रगान वंदे मातरम के लेखक कौन है, इसके लेखक कौन है, ये आपसे यहाँ पूछा जा रहा है। और जिसके 4 ऑप्शन आपके यहाँ पे सीधे सीधे आपके दिए जा रहे हैं, जो आप यहाँ पे देख सकते हो। दोस्तों यहाँ पे आप देखते चलना कि आपका कितना स्कोर यहाँ पे सही हो रहा है, कि आपके जीके में कितने सही हो रहे हैं, मैथ में कितने सही हो रहे हैं, या साइंस में आपका जो बायोलॉजी हो गया, केमिस्ट्री हो गया, फिजिक्स हो गया, वहां पे कितना स्कोर आपका यहाँ पे हो रहा है। हर क्वेश्चन आपका सिलेक्टेड ही है, आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही मैं कराऊंगा जो आपका एग्जाम पैटर्न इस बार होने वाला है, कि कैसे क्वेश्चन वहां पूछे जा सकते हैं। तो सीधा सीधा दोस्तों इसका हम लोग राइट आंसर डिस्कस कर लेते हैं। इसका राइट आंसर आप क्या बता दोगे? ये दोस्तों हो जाएगा क्या, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। अब यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों यहाँ से और क्या क्या चीजें आपसे यहाँ पूछी जा सकती हैं। एक दोस्तों आपसे ये इंपॉर्टेंट चीज पूछी जा सकती है, एक ये बताओ ये कहाँ से कौन से उपन्यास से लिया गया है। तो उपन्यास अगर आपसे कभी पूछा गया तो उपन्यास का नाम सीधा सीधा आपको क्या बताना है, आनंद मठ। ये भी आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां से भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। और दूसरा अगर ये कभी आपका सेकंड पॉइंट ये नोट करना, ये गीत आपका जो है ये संस्कृत मिश्रित बंगाली भाषा में लिखा गया है। संस्कृत मिश्रित भी है और किस भाषा में लिखा गया था, ये आपका मेन बंगाली भाषा, बंगाली भाषा में दोस्तों आपका लिखा गया था। एक पॉइंट ये यहाँ पे नोट कर लेना। अब इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने पहली बार किस अधिवेशन में गाया था, अगर ये कभी क्वेश्चन पूछा जाए तो वहां पे आप क्या बताओगे। इसे रविन्द्रनाथ टैगोर ने 1896 में पहली बार कांग्रेस अधिवेशन में वहां पे गाया था। एक चीज ये यहाँ नोट करना कि ये क्वेश्चन अगर पूछा गया और क्या क्या चीजें हमसे यहाँ पूछी जा सकती हैं। इसके बाद ये तीसरा पॉइंट हो गया। चौथा पॉइंट ये नोट कर लेना कि भारत ने 1950 में, क्या याद करोगे, भारत ने 1950 में इसे क्या बता दिया, ये भारत का राष्ट्रीय गीत होगा। भारत का राष्ट्रीय गीत कब घोषित किया गया, ये किया गया था 1950 में। तो ये सारे चारों पॉइंट यहाँ पे नोट करना। यहाँ से इतने ही क्वेश्चन आपके पूछे जा सकते हैं। जैसे ये क्वेश्चन एक आपका मान लो दानापुर जडारो में आया था, तो ये सारे पॉइंट भी यहाँ पे नोट करना जो आपसे क्वेश्चन ये पूछे जा सकते हैं। अब इसके बाद एक आपका जो अगला सवाल है, इसमें पूछ रहा है कि संविधान का जो 14वां अनुच्छेद किस विषय से संबंधित है। अब यहाँ पे ये 4 ऑप्शन आपके दिए जा रहे हैं, चारों ऑप्शन ध्यान से सोचना। अब तो यहाँ पे ये ज्यादा बच्चे क्या होगा, अपना सिलेबस वहां पे कंप्लीट कर ही चुके होंगे। तो इसका राइट आंसर बताइए क्या आपका यहाँ पे हो जाएगा कि 14वां जो अनुच्छेद है ये किस विषय से संबंधित आपका यहाँ पे हो जाएगा। आप ये जरूर काउंट करना कि एक भाई तुक्का ना मारना, फिलहाल एग्जाम में तुक्का मारना माना जाए कि इस बार माइनस मार्किंग तो आपकी होने वाली है नहीं यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे ट्राई करना कि जितना आपको आ रहा हो उसी के आंसर देने का ट्राई करिएगा। तो सीधा सीधा राइट आंसर इसका दोस्तों क्या बताओगे, यहाँ बता देना कि आपका समानता का अधिकार बता दोगे। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों अगर पूछा गया ये कौन से भाग में आपका आता है, तो भाग नंबर क्या बताओगे, भाग नंबर तीसरा दोस्तों आपका यहाँ पे हो जाता है। और ये अधिकार भारतीय नागरिकों और विदेशियों दोनों पे आपका ये लागू होता है।
केवल भारतीयों पे नहीं, जो विदेशी है उन पे भी ये अधिकार आपका वहां पे लागू होता है, जो आपका समानता का अधिकार आपका ये दिया गया, जो अनुच्छेद नंबर 14 भाग नंबर 3 में आपका ये आ जाता है। एक क्वेश्चन पूछा गया, माय लाइफ पुस्तक के लेखक कौन है? भाई पुस्तकें याद कर लेना, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं जो आपके पुस्तक हैं। तो माय पुस्तक के लेखक कौन है, ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे जब आपका ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन वहां पे पूछा गया। तो अगर हमारे पेपर में ये क्वेश्चन रिपीट, क्योंकि आपके एग्जाम में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत रिपीट वहां पे होते हैं, तो सारे क्वेश्चन अच्छे से आप ध्यान से नोट जरूर करते हुए चलिएगा। तो इसका दोस्तों सीधा सीधा राइट आंसर क्या बताओगे? यहाँ बिल क्लिंटन का नाम दिया गया है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और दोस्तों जो ये बिल क्लिंटन है, ये आपके 42वें, क्या लिखोगे, ये अमेरिका के 42वें नंबर के क्या थे, ये राष्ट्रपति थे। क्या थे? 42 नंबर के राष्ट्रपति वहां पे थे। अब इन्होंने ही कौन सी पुस्तक लिखी? माई लाइफ, ये पुस्तक लिखी थी। जो इनकी क्या है, माई लाइफ, जो इन्होंने ये पुस्तक लिखी थी, ये इनकी क्या हो जाएगी? आत्मकथा। इनकी क्या हो जाएगी दोस्तों? ये आत्मकथा यहाँ पे हो जाती है, जो कब प्रकाशित हुई थी? ये आपके 2004 में ये आपका प्रकाशित हुई थी। इसमें इन्होंने क्या बताया था? उनके राजनीतिक जीवन और बचपन और राष्ट्रपति कार्यकाल का जिक्र वहां पे किया था, अपने कौन से पुस्तक में? माय लाइफ पुस्तक में ये सारा को जिक्र वहां पे इन्होंने किया था। तो यहाँ बस क्या क्या चीज याद करनी, एक ये भी याद कर लें, ये इनकी आत्मकथा है। और ये मैंने बता ही चुका हूं कि आपके पुस्तकों से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो जितने आपके चर्चित पुस्तकें हैं, आप अच्छे से उन्हें तैयार करके जाइएगा। एक सवाल पूछ रहा है कि उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? भाई बेसिक सवाल है, और ऐसे सवालों को भाई गलत कभी ना करना। अगर आपने ऐसे सवालों को वहां पे गलत कर दिया तो बहुत ज्यादा दिक्कत आपको वहां पे देखने को मिल जाएगी। और डेली क्लास अपनी 6 बजे से वहां पे स्टार्ट रहेगी। इसका दोस्तों सीधा सीधा राइट आंसर हम सभी को पता क्या हो जाएगा? 5 वर्ष हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और कुछ इंपॉर्टेंट चीजें और यहाँ पे नोट कर लेना कि और क्या क्या चीजें हमारे पेपर में पूछी जा सकती है। एक दोस्तों यहाँ पे ये नोट कर लेना कि अगर कभी आपसे पूछा गया राज्यसभा के सभापति कौन होता है? भाई किसका नाम बताओगे? इन्हीं का नाम बता देना। किसका? ये जो आपका उपराष्ट्रपति होता है, ये राज्यसभा का क्या हो जाएगा? सभापति आपका वहां पे हो जाएगा। अब इसके बाद अगर पूछा गया भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति का नाम बता दो, कि भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन हो जाएंगे, तो यहाँ पे किसका नाम बताओगे? यहाँ पे सीधा सीधा बताना, डॉक्टर सर्वपल्ली का नाम यहाँ पे याद कर लेना, क्या हो जाएगा? राधा कृष्णन। ये आपके एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछा गया कि भारत के पहले उपराष्ट्रपति का नाम क्या आपका यहाँ पे हो जाता है। काउंट करते चलना, स्कोर कितना पहुंच रहा है मैंने बता दी कि 35 जिस बच्चे का यहाँ पहुंच रहा है, मान चलना आपका एग्जाम क्लियर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ संसद के उच्च सदन को क्या कहते हैं? हम सभी को पता है 2 सदन होते हैं, एक निम्न सदन, एक उच्च सदन। अब उच्च सदन को क्या कहते हैं? ये 4 ऑप्शन दिए गए। अब इसका भी आंसर हर बच्चा वहां पे दे पाएगा। भाई इतना हार्ड पेपर आपका नहीं आएगा, ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ये सेम दानापुर जडारो में आपका वहां पूछा गया था। इसका दोस्तों राइट आंसर क्या बताओगे? जो आपका उच्च सदन होता है, ये आपका राज्यसभा। अगर निम्न सदन पूछा होता, हम क्या बताएंगे? लोकसभा आप यहाँ पे बता देंगे। और दोस्तों ये जो राज्यसभा है ना, एक चीज ये भी याद कर लेना, ये आपका एक स्थायी सदन है। अगर यहाँ पे आपसे उच्च सदन ना पूछ के ये हमसे पूछा जाता है कि बताओ कौन सा आपका स्थायी सदन है, तब किसका नाम बताओगे? तब भी आपको राज्यसभा का नाम यहाँ पे आपको बता देना है, क्योंकि ये कभी भंग आपका वहां पे नहीं किया जा सकता है। अगर ये पूछा जाए इसमें कुल कितने सदस्य होते हैं, तो सदस्य कितने बताओगे? 245। दोस्तों इसमें आपके सदस्य यहाँ पे हो जाते हैं। और एक चीज ये याद कर लेना कि प्रत्येक 2 वर्ष बाद, क्या बताओगे? एक पॉइंट नोट करना कि प्रत्येक यानी हर 2 वर्ष बाद इसके आपके जो 1/3 सदस्य हैं, 1/3 सदस्य क्या हो जाते हैं? वो आपके सेवानिवृत्त हो जाते हैं। तभी ये कभी भंग नहीं होती। भाई आपके 1/3 बाहर गए
तो वो आपके क्या हो जाएंगे, फिर वहां पे अंदर भी तो आते हैं कभी, इसीलिए कभी ये भंग वहां पे आपकी नहीं होती है। और राज्यसभा की अध्यक्षता मैंने अभी आपको बताया कौन करता है, उपराष्ट्रपति वहां पे आपका करता है। तो ये कुछ बेसिक पॉइंट है, हमें पता होने चाहिए, यहाँ से भी पेपर में क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो सारे पॉइंट आप यहाँ पे नोट कर लेते चलना, आपके हर ये एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जाता है। अब एक सवाल पूछ रहा है कि गोल गुंबज कहाँ पे स्थित है। गोल गुंबज बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से ये क्वेश्चन कई बार आपके पेपर रिपीट हुआ था। अब इसके 4 ऑप्शन हमारे दिए जा रहे हैं, तो बताइए गोल गुंबज कहाँ पे आपका स्थित हो जाएगा। तो क्या बता देना, सीधा सीधा आप बताओगे भाई बीजापुर। कहाँ पे, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये बीजापुर कहाँ पे आ जाए, कौन से राज्य में, तो आप बताओगे ये आपका आता है कर्नाटक राज्य में। कौन से, कर्नाटक राज्य में स्थित आपका ये यहाँ पे हो जाता है। और यहाँ पे क्या बताओगे, बीजापुर में एक नाम याद कर लेना कि मोहम्मद, क्या यहाँ पे याद करोगे, लिखना मोहम्मद आदिल, मोहम्मद आदिल शाह। शाह की क्या हो जाएगी दोस्तों, यहाँ पे इनकी समाधि बनी है, यहाँ पे क्या इनकी समाधि आपकी यहाँ बनी है। अब इसका दोस्तों जो गुंबज है आपका दुनिया के सबसे बड़े फ्री स्पैन डोम्स में से एक आपका यहाँ पे ये आ जाता है। अब इसकी जो गूंज गैलरी है ये विशेष रूप से आपकी फेमस वहां पे गोल गुंबज की वहां पे हो जाती है। तो क्या बताओगे बीजापुर में, और ये कहाँ पे, कर्नाटक में किसकी समाधि बनी, मोहम्मद आदिल शाह की समाधि बनी हुई है। ये पॉइंट भी आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। ये हमारे सीधा जयपुर जडारो के आर्मी नर्सिंग के एग्जाम में क्वेश्चन सीधा सीधा आपका ये पूछ लिया गया था। और दोस्तों एक बात ये भी ध्यान रखना, जितने बच्चों की तैयारी अभी मान लो कंप्लीट नहीं हुई है, उन्हें लगता है कि भाई हम अपना एग्जाम क्लियर नहीं कर पाएंगे, तो अभी इतना टाइम है, जो मैं आपको कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड करा रहा हूँ, यानी शॉर्ट नोट्स है जो आपके ज्यादा क्वेश्चन पे वन लाइनर में वहां पे दिए गए, ताकि बड़ी आसानी से आप कवर कर सकते हो। अब ये सारे क्वेश्चन आपको जो एप्लीकेशन है एनए वाला डाउनलोड करिएगा, वहां पे ये आपका आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट जो कोर्स पीडीएफ है, यहाँ पे सारे आपके डिटेल से आपको दे रखा हूं मैं, जहां पे बायोलॉजी हो गया, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, मैथ हो गया, जीके एकदम बिल्कुल बेसिक से दिए गए हैं। और साथ ही आपके 2000 से लेके 2024 के जितने भी आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो सारे भी आपको वहां मिल जाएंगे। अब इसके साथ वहां पे 50 प्रैक्टिस सेट भी आपको फ्री में आपको वहां प्रोवाइड आपको मिल जाएंगे। बस वो चीजें तैयार कर लेना, और जो हम लोग यहाँ पे डेली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर रहे हैं ये आप देखते चलना, क्योंकि यहाँ मैं आपको वो चीजें भी बताता चल रहा हूँ कि और क्या क्या चीजें हमसे वहां पूछी जा सकती हैं। तो ये हर बच्चे के पास ये नोट्स आपके पास वहां पे होने चाहिए, अगर आपको इस साल वहां पे एग्जाम क्लियर आपको करना है। या फिर जो स्क्रीन व्हाट्सएप नंबर शो कर व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिएगा, मैं कंप्लीट नोट्स अभी आपको प्रोवाइड वहां पे करा दूंगा। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि देवधर ट्रॉफी भाई किससे संबंध है। भाई आप देखोगे जो स्पोर्ट के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो देवधर जो ट्रॉफी है ये किससे संबंधित हो जाएगी, हम सभी को पता है भाई ये हो जाएगी क्रिकेट से। ऑप्शन सी आपको सीधा सीधा राइट आंसर यहाँ पे बता देना है। अगर कभी ये क्वेश्चन पूछा गया, अच्छा ये जो देवधर ट्रॉफी है ये कराता कौन है, भाई कोई तो होगा ना ये खेल कराने वाला, कौन इस पे कंट्रोल करता है। तो यहाँ पे क्या बताओगे दोस्तों, जो आपका बीसीसीआई है यानी भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड जो है, ये यहाँ पे इस प्रतियोगिता का आपका यहाँ पे कराता है। और ये जो आपकी देवधर ट्रॉफी है ये किसके सम्मान में कराई जाती है, क्या बताओगे, ये आपका एक प्रोफेसर थे, उनका नाम हो जाएगा डी बी देवधर। देवधर इनके दोस्तों सम्मान में ये ट्रॉफी वहां पे कराई जाती है। अब इसमें आपकी जोनल टीमें हिस्सा लेती है, कौन सी टीमें, जो आपके जोनल हिस्से, जैसे कि आप मान चलो उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, जो आपकी जोनल टीमें होती हैं वो यहाँ इसमें आपके हिस्सा लेती है। अब इसमें होता क्या है आपका 50 ओवर का वनडे मैच दोस्तों इसमें आपका देवधर ट्रॉफी में आपका कराया जाता है। तो ये याद कर लेना, बीसीसीआई से कंट्रोल करती कराती है। और किसके सम्मान में कराई जाती है, प्रोफेसर डी बी देवधर के सम्मान में ये प्रतियोगिता वहां पे कराई जाती है। अब एक सवाल में पूछ लिया गया विश्वनाथ आनंद का संबंध किससे है,
भाई हम सभी को पता है, क्या बताओगे इसे? दो ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने, यही पे आपके आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये क्वेश्चन सीधा सीधा दानापुर जेडारो में आरबी नर्सिंग असिस्टेंट के एग्जाम में ही आपका क्वेश्चन पूछा गया था। तो भाई आपको, हम सभी को पता है किससे हो जाएगा, शतरंज से हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। और जो विश्वनाथ आनंद के बारे में एक क्वेश्चन और कई बार पूछा जाता है, यहाँ पे ये नोट कर लेना कि भारत के, क्या लिखोगे यहाँ पे, भारत के पहले, यहाँ पे लिखिएगा भारत के पहले ये हो जाएंगे ग्रैंड मास्टर। भारत के पहले ग्रैंड मास्टर यही यहाँ पे हो जाएंगे। एक पॉइंट ये नोट कर लेना, ये 5 बार, क्या बताओगे यहाँ पे, 5 बार विश्व शतरंज, ये 5 बार आपका जो विश्व शतरंज चैंपियनशिप वहां पे जीत चुके, ये भी पॉइंट यहाँ पे याद कर लेना। अब इन्हीं को राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया जा चुका है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ पे नोट कर लेना कि कभी अगर आपसे पूछा गया भारत के पहले ग्रैंड मास्टर किसका नाम बताओगे, विश्वनाथ आनंद का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। अब एक सवाल पूछ रहा है कि ये बताओ ओएनजीसी का मुख्यालय कहाँ पे है। इन 4 ऑप्शन बताइए, इनका मुख्यालय कहाँ पे आपका हो जाएगा। ओएनजीसी का मुख्यालय पूछा जा रहा है, भाई हम सभी को पता है कहाँ पे है, मुंबई में। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर बता देना, क्या ऑप्शन सी राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर इसका कभी आपसे फुल फॉर्म भी पूछ लिया जाए, क्या बताओगे, यहाँ पे लिखिएगा ऑयल एंड नेचुरल, इसका फुल फॉर्म भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है, क्या लिखो, गैस कारपोरेशन। ये दोस्तों इसका हर बच्चा फुल फॉर्म यहाँ पे नोट कर लेना, क्योंकि ये आपका फुल फॉर्म भी हमारे पेपर में क्वेश्चन इसका पूछा जाता है। मुख्यालय कहाँ है, मुंबई। मुंबई में, मुंबई कहाँ, महाराष्ट्र में आपका आ जाएगा। मुख्यालय का भी पूछा गया, क्या बताना है, मुंबई बता देना है। अब ये करता क्या है, ये आपका कंपनी जो होती है, ये तेल और गैस की खोज हो गया, उत्पादन हो गया और विपणन में कार्य वहां पे करती है। ये क्या बताओ, वहां पे कार्य करती है। और ये 200 कंपनी जो आपकी है, भारत की जो आपकी 9 रत्न कंपनियां हैं, उनमें से एक कंपनी आपकी वहां पे हो जाती है। तो मुख्यालय कहाँ बता दोगे इसका, मुंबई बताना, फुल फॉर्म इसका नोट कर लेना, ये भी हमारे पेपर में पूछ लिया जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछा गया, किसका मुख्यालय नहीं होता है। ये 4 ऑप्शन बताओ, किसका मुख्यालय नहीं होता। भाई ऐसे क्वेश्चन जो बच्चा वहां पे करके आता है ना, वो एग्जाम क्लियर करता है। कुछ क्वेश्चन तो हर बच्चा कर लेता है, कुछ बेसिक क्वेश्चन होते हैं और ऐसे कुछ मॉडरेट का क्वेश्चन होते हैं ना, तो हम लोग इनको हार्ड बोल सकते, ना तो नॉर्मल बोल सकते। जो बच्चा पढ़ के आया हो वही इसका आंसर वहां पे दे पाता। और ये जयपुर जडारो में हमारा क्वेश्चन पूछा गया, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आपका हो जाता है। तो बताओ किसका मुख्यालय नहीं होता है। तो यहाँ पे दोस्तों जो आपका सिक्योरिटी काउंसिल दिया गया, ऑप्शन डी, इसका मुख्यालय नहीं होता है। क्यों नहीं होता है दोस्तों, क्योंकि इसका ये क्या हो जाता है, ये आपका जो यूएन का मुख्यालय है, क्या है, जो आपका यूएन का मुख्यालय, ये कहाँ पे आपका न्यूयॉर्क में है। ये आपका मुख्यालय कहाँ पे आ जाएगा, न्यूयॉर्क में आपका होता है। और उसी के साथ यानी न्यूयॉर्क में ही आपका कार्य करता है, यानी इसका अलग से मुख्यालय आपका यहाँ पे नहीं होता है। अगर पूछा जाए इसमें सदस्य कितने होते हैं, तो क्या बताओगे, 5 तो यहाँ पे स्थायी सदस्य और 10 क्या हो जाएंगे दोस्तों, बताओगे, अस्थायी सदस्य। ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आपका पूछा जाता है। अब इसका काम क्या होता है, ये आपका अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए जिम्मेदार आपका वहां पे हो जाता है। अब इसका प्रमुख कार्य क्या होता है, संकट के समय हस्तक्षेप और निर्णय लेना। ठीक है, जैसे कि मान लो 2 कंट्रियों के बीच में युद्ध हो, जैसे अभी इंडिया पाकिस्तान के बीच में युद्ध होने की पूरी संभावना वहां पे हो गई थी, और जिसकी वजह से आपका जो थोड़ा एग्जाम वो डिले भी यहाँ पे हो गया है। तो इसमें मेन कंट्रोल यानी बीच हस्तक्षेप कौन करता है, भाई यही वहां पे करता है। यहाँ पे ये जो सदस्य दिख रहे हैं ना, 5 स्थायी 10 अस्थायी, यही लोग वहां पे क्या होते हैं, दोनों देशों के बीच में आते, भाई युद्ध ना हो, कंट्रोल वहां पे करते हैं। और पाकिस्तान फिलहाल इसमें अस्थायी सदस्य आपका इस समय इसमें है आपका। अब इसके बाद दोस्तों मैथ के 5 क्वेश्चन आते हैं। भाई मैथ के लिए आपको बिल्कुल वहां परेशान नहीं होना, मैथ इतनी हार्ड आपकी नहीं आती वहां पे। बस ये आधो, कई बच्चे एडवांस मैथ पे फोकस कर रहे हैं, भाई आपको एडवांस फोकस ज्यादा नहीं करना, आपको केवल अर्थमेटिक जो आपकी है उस पर ज्यादा फोकस करना है। 5 में 4 क्वेश्चन तो आपके केवल अर्थमेटिक से ही वहां पे आपको देखने को मिल जाते हैं।
अब इसमें सीधा सीधा एक क्वेश्चन क्या पूछा गया, देखो ए किसी टंकी को 12 दिन में खाली कर सकता है, बी उसे 18 दिन में खाली कर सकता है, तो दोनों मिलकर कितने दिन में खाली कर लेंगे। भाई कुछ नहीं सवाल है, बिल्कुल इजी सवाल है। देखो दो बंदों की बात हो रही है, ए किसी को 12 दिन में, अब बी उसे 18 दिन में खाली कर, तो भाई मान लो नल है, एक नल ए हो गया एक बी हो गया, हमने मान लो एक नल ए हो गया आपका, एक नल बी आपका हो गया, ये एक भाई 12 दिन में, ये खाली कर रहा है 12 दिन में, ये कर रहा है 18 दिन में। अब बोला जा रहा है भाई हम अलग अलग क्यों खोले, दोनों को एक साथ ही खोल देते हैं। अब बताओ पूरी टंकी कितने दिन में खाली हो जाएगी। देखो सीधा सीधा क्या करना, इन दोनों को एलसीएम लेना, 12 18 का एलसीएम कितना ले लोगे, आप बताओगे 36 हो जाएगा। 12 का भाग 36 में क्या, 12 दूना 36, 18 दूना 36, यानी जो एक ही क्षमता है एक दिन में खाली करने की 3 यूनिट है, और बी की क्षमता है एक दिन में खाली करने की 2 यूनिट है। अगर आप बताओ ए प्लस बी दोनों टंकियां हम खोल देंगे, एक दिन में कितना खाली कर देंगे भाई, 3 2 5, ये एक दिन में 5 यूनिट खाली कर रहे हैं वहां पे। और कुल कितना समय लेंगे भाई, टोटल मान लो 36 लीटर पानी है। अब एक दिन में अगर तुम 5 लीटर पानी निकाल लो, अगर दोनों खोल दें तो कितने दिन समय लोगे, तो सीधा क्या करो 36 में 5 का भाग कर दोगे, 36 में 5 का भाग करो, 5 सता 35, हासिल 1 आया, 1/5, तो कितना टाइम लगेगा आप बताओगे, 7 सही 1/5 दिन का टाइम लगेगा। तो सीधा सीधा आपको क्या बता देना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्कुल एक बार स्क्रीनशॉट ले लेना, वैसे ऐसे क्वेश्चन हर बच्चा वहां पे कर ही पा रहा होगा, लेकिन अगर डाउट हो तो स्क्रीनशॉट लेना। लेकिन जो क्वेश्चन करा रहा हूँ क्वेश्चन आप नोट जरूर करना, क्योंकि आपके एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन यहाँ पे पूछे जाएंगे, और एग्जाम तक मैं वो सारे क्वेश्चन आपको प्रोवाइड कराऊंगा जो आपके पेपर में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बस मैं जो चीजें बता रहा हूँ आप वैसे तैयारी करिए, आपका पेपर जरूर वहां पे क्लियर आपका हो जाता है। चलिए अगला सवाल मैथ का आता है, वो सिंपल सा सवाल है, एक बार लैंग्वेज इसकी पढ़िए, फिर हम लोग सोल्व करेंगे कैसे इसका हम लोग आंसर यहाँ पे दे सकते हैं। तो यदि 4 पुरुष या 7 महिलाएं, दो 4 पुरुष बराबर किसके दिया गया, ये आपका 7 महिलाएं के बराबर दिया गया, किसी कार्य को अगर ये 60 दिन में पूरा करते हैं तो हमें ये बताना है 8 पुरुष और 7 महिला उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। बिल्कुल इजी सवाल है, कुछ नहीं है, ध्यान से एक बार आप देखिएगा। देखो यहाँ पे दिया गया, देखो 4 पुरुष 4 आदमी ले लो या फिर 7 महिलाएं आपकी ये बराबर यहाँ पे हैं, यानी 4 पुरुष या 7 महिलाएं उतना ही काम वहां पे करते हैं। यहाँ बोला गया ये पूरा काम इतने कितने दिन में कर रहे हैं, ये 60 दिन में। अगर ये कर रहे हैं 60 दिन में, यानी 4 पुरुष से काम कराओ तो वो 60 दिन में कर रहा है, या फिर आप 7 महिलाओं से काम कराओ वो भी 60 दिन में वहां पे कर रही है। अब देखो सवाल में ये पूछ रहा है, अच्छा ये बताओ 8 पुरुष और 7 महिला, यानी हमें बताना 8 पुरुष और प्लस 7 महिला इस काम को कितने दिन में करेंगे। देखो अब यहाँ पे आपको क्या करना, एक यूनिट लेके चलना है, चाहे आप पुरुष को लेके चलो चाहे महिला को लेके चलो। देखो यहाँ पे अगर बराबर हो 4 आदमी 7 महिलाओं के बराबर है, अगर यहाँ पे हम 2 से गुणा करें, इधर भी 2 से गुणा हो जाएगा, यहाँ 2 से गुणा किया यानी 8 आदमी बराबर ये 7 दूनी 14 ओमेन के बराबर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ, अब जहां पे 8 आदमी लिखा है वहां पे कितने औरतें वुमेन कर सकते हैं, 14 वुमेन, तो यहाँ पे कर दो आप 14 वुमेन प्लस 7 वुमेन, ये दोनों जोड़ो कितना हुआ, ये आपका 21 वुमेन यहाँ पे हो गया। अब हमें बताना है कि 21 औरतें उस काम को कितने दिन में करेंगी वहां पे। देखो यहाँ पे अगर 7 औरतें काम कर रही कितने दिन में, 16 दिन में, तो एक औरत कितने दिन में काम करेगी, ये 60 16 नहीं, ये क्या लिखा है 60 दिन, कितना दिन लिखा है यहाँ पे 60 दिन आपका दिया है यहाँ पे, तो एक औरत कितने दिन में करेगी आप बताओगे 7 गुणे 60 दिन का समय लेगी। अब बताओ 21 औरतें कितने दिन में काम करेंगी, क्या लिख दोगे 7 गुणे 60/21, 7 त्रिक 21, 3 से काटा कितना आ गया ये 20, तो कितने दिन में करेंगे 20 दिन में भाई कर लेंगे। सिंपल सा सवाल है, आपका आंसर बड़ी आसानी से यहाँ पे आ गया। तो राइट आंसर कितना आपको यहाँ बता देना है, 20 दिन का आप बता दोगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। एक बार स्क्रीनशॉट इसकी यहाँ पे ले लीजिएगा। चलिए अब एक सवाल ये पूछ रहा है, वर्ग का क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी वर्ग का हमें क्षेत्रफल दिया गया 4096,
तो बताओ उसकी परिधि क्या होगी भाई, हमें क्या पता है। देखो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है भाई, ये भुजा स्क्वायर होता है। परिधि क्या होती है, चारों भुजाओं का योग, यानी 4 गुणे भुजा आपका हो जाएगा। अब यहाँ पे ये बराबर तो हमें दे दिया गया कितना, 4096 के। अब यहाँ पे केवल ए का मान निकाल लो, जो भी ए का मान निकलेगा 4 से आप सिंपल से गुणा कर दोगे, आपका आंसर यहाँ पे आ जाएगा। देखो अब ए बराबर क्या हो जाएगा, ए बराबर हो जाएगा अंडर रूट 4096, इसका वर्गमूल करोगे कितना आ जाएगा, ये आपका 264 यहाँ पे आ गया। अब भुजा हमें 64 पता हो गई, तो इसकी परिधि क्या बता दोगे, परिमाप क्या, 4 गुणे 64 यहाँ पे करोगे, दोनों गुणा करो कितना आ जाएगा, 256 दोस्तों यहाँ पे निकल के आ जाएगा। तो सीधा सीधा क्या बता देना है, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। ऐसे आप बड़ी आसानी से सभी के आंसर वहां पे दे सकते हैं। चलिए अब एक सवाल हम लोग ये डिस्कस करते हैं, इसमें हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। देखो मैथ में ऐसा होता है ना कि मैथ जब सवाल एक बार आप पढ़ोगे, आप खुद ही आइडिया लग जाता होगा कि हमें इसका आंसर दे पा रहे हैं नहीं दे पा रहे हैं। तो फिलहाल एक क्वेश्चन पढ़िए, फिर आप सोचिए क्या इसका आंसर कितना आपका यहाँ पे आ सकता है। ये सीधा सीधा हमारे जबलपुर जडारो में ये क्वेश्चन आपका सिंपल सा पूछ लिया गया था। तो कैसे बताओगे इसका राइट आंसर। देखो 2 वर्ष पूर्व राम और श्याम, किसकी बात हो रही है, एक राम की बात हो रही है, एक श्याम की बात यहाँ पे हो रही है। इनकी आयु का अनुपात क्या दिया गया, 2:3 के अनुपात में थी। तब उनकी वर्तमान आयु देखो 5:7 के अनुपात में है, तो श्याम की वर्तमान आयु क्या हो जाएगी। देखो हम ये मान चल, देखो एक बेसिक समय सवाल बता, ये आप ट्रिक से भी लगा सकते हैं, लेकिन ट्रिक क्या होगी, आप ज्यादा वहां कंफ्यूज ज्यादा आप वहां पे हो जाए। इसका हम लोग बेसिक मैटर समझते हैं। देखो बात कितने लोग की हो रही है, 2 लोग की। किसकी बात हो रही है, राम और श्याम। हमने यहाँ पे लिखा राम लिख दिया, यहाँ पे लिख दिया श्याम। देखो पहले इनका औसत क्या दिया, उम्र का अनुपात क्या है, 2:3। हमने माना कि इसको मान लिया 2x, इनका मान लिया हमने 3x, यहाँ पे आपने मान लिया इनकी वर्तमान। ये 2 वर्ष पूर्व, यानी चलो अच्छा 2 वर्ष पूर्व यहाँ पे लिख दिया हमने, ये 2 वर्ष पूर्व की बात यहाँ पे, पहले की बात यहाँ पे की जा रही है। देखो अब वर्तमान अनुपात क्या है, 5:7 है। ठीक है, देखो ध्यान से आप सोचिएगा, अगर ये 2 वर्ष पहले ये मान लो 2x उम्र है, इनकी है 3x है, तो अब वर्तमान में क्या भाई 2-2 साल तो जुड़ जाएगी ना यहाँ पे। अब यहाँ पे हमने मान लिया राम की हो गई 2x होगी और श्याम की हो गई 3x यहाँ पे होगी। अब वर्तमान में के लिए 2-2 साल जोड़ दो, क्योंकि ये 2 वर्ष पहले की बात की गई, वहां पे 2 वर्ष यहाँ पे लिख लें, 2 वर्ष पूर्व की बात ये की जा रही है। अब यहाँ पे वर्तमान में क्या हो जाएगा, 2-2 यहाँ पे हम जोड़ देंगे। अब देखो इसका अनुपात क्या दिया गया है, 5:7 दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया, 5/7। बस देखो अब यहाँ पे सिंपल सा हमें इस x का मान आप निकाल लो। जो भी x का मान निकलो, किसका पूछा जा रहा है, हमने श्याम का पूछा जा रहा है, श्याम का। जो भी x का मान निकलेगा उसे 3 से गुणा कर दो। वर्तमान का पूछा गया है भाई, वर्तमान के लिए क्या करोगे, यहाँ पे उसमें आप +2 यहाँ पे जोड़ दो, आपका आंसर सिंपल सा आ जाएगा। अब देखो इसका गुणा तिरक यहाँ पे गुणा आप यहाँ पे करोगे, 7 से गुणा किया, ये कितना हो गया 14x + 7 दून 14 बराबर 5 15x और प्लस का 5 दूना 10 यहाँ पे हो गया। अब ये x यहाँ पे जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 15x में 14x माइनस करोगे, कितना x यहाँ पे बचेगा केवल। अब यहाँ पे ये जो 10 है ये इधर आ जाएगा, तो 14 में 10 माइनस कर दो, कितना 4 बचा। तो सिंपल से हम क्या कह सकते हैं, x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 4 यहाँ पे निकल के आपका आ जाता है। अब देखो अब इसी x का मान यहाँ पे रखो, तो क्या हो जाएगा 3 × 4, ये हो गया 4 × 12। यानी जो श्याम था इसकी उम्र 2 साल पहले कितने साल का था, 12 वर्ष का। तो वर्तमान में भाई अब 2 साल बढ़ जाएगा, तो 12 और +2 करोगे कितना आ जाएगा, 14 आपका यहाँ पे हो जाएगा। 2 जैसे जोड़ोगे तो सीधा उम्र बता दोगे आप, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। सिंपल सा आसानी से इसका आंसर आप यहाँ पे निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि 15,000 रुपए की धनराशि 10% वार्षिक ब्याज की दर पे 3 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज बता दो कितना यहाँ पे हो जाएगा। क्या पूछा गया, चक्रवृद्धि ब्याज बताइए कितना हो जाएगा। देखो यहाँ पे दर क्या दी गई, 10%। अब बात किसकी हो रही है, बात यहाँ पे हो रही है हमसे, हमारी चक्रवृद्धि ब्याज की आपसे बात की जा रही है। अब देखो जो भी दर आपकी होती है, देखो दर क्या है आपकी 10% है, इसको हम ये क्या लिख सकते हैं, 10/100 लिखोगे, 1 0 0 कट गया, ये आपका 1/10 यहाँ पे हो गया।
यानी एक साल में अगर कोई धनराशि 10 है उसमें ब्याज कितना मिल रहा है, 1 रुपए का मिल रहा है। लेकिन बात यहाँ पे कितने वर्षों की जा रही है, 3 वर्षों की यहाँ पे बात हो रही है। तो अगर देखा जाए पहले साल अगर 10 रुपए थे, अब बढ़ के कितना हो जाएगा, 1 रुपए का ब्याज मिल जाएगा, तो हमारा हो गया 11 रुपए। दूसरे वर्ष फिर 10 से ये 11 हो जाएगा, तीसरे वर्ष फिर 10 से आपका ये 11 यहाँ पे हो जाएगा। अब देखो इन तीनों को गुणा करो, ये कितना आपका हो गया 1000। ये क्या निकल के आएगा, मूलधन। क्या निकल के आया, मूलधन। अब यहाँ पे इनको गुणा करो, 11 गुणे 11 121, 121 गुणे 11 करें कितना, 1331 आपका यहाँ पे निकल के आ जाएगा। देखो यहाँ पे कितना ब्याज मिल रहा है कि अगर हमने 1000 रुपए जमा किए थे, ये बढ़ के कितना हो गया, 1331 हो गया। तो ब्याज कितना मिला है, ब्याज हम देख रहे हैं 331 रुपए क्या मिला है हमें, ये कंपाउंड इंटरेस्ट आपको यहाँ मिला है। देखिए सवाल में क्या किया भाई, वो हमारा मूलधन भाई 1000 तो है नहीं, मूलधन कितना है 15,000। मूलधन कितना है, ये आपका 15,000 यहाँ पे आपका दिया गया। यानी कितना गुना है ये, इसका 15 गुना आपका दिया जा रहा है। बस जो यहाँ ब्याज आया उसका भी आप सिंपल सा 15 गुना आप कर दीजिए। तो जैसे ही आप इसे गुणे 15 यहाँ पे करोगे, कितना निकल के आएगा, 4,965 निकल के आ जाएगा। ये हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट आपका हो जाएगा 3 साल का। तो क्या बता दोगे, 4,965, 4,965, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्क्रीनशॉट इसका लीजिएगा, बाद में प्रैक्टिस करिएगा कैसे आपका ये आंसर आएगा। हर क्वेश्चन आप यहाँ पे नोट करते हुए जरूर आप चलिएगा। अब इसके बाद दोस्तों आपका अगला आपका आ जाता है फिजिक्स। इसके भी हमारे 5 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। फिजिक्स के भी ज्यादातर आपके नॉर्मल ही सवाल वहां पे हमारे आते हैं। अब यहाँ पे हम ये देखते हैं कि 5 को अब यहीं पे काउंट करिएगा कि ये 5 क्वेश्चन कितने क्वेश्चन आप बना सकते हो। भाई ये ध्यान रखना कि अगर आप सभी से अगर एक एक क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं ना, तो कितने गलत हो जाते हैं, 5 क्वेश्चन आपके गलत हो गए। अगर किसी से आप 2-2 क्वेश्चन गलत, भाई 10 क्वेश्चन आपके गलत वहां पे हो जाएंगे। तो आपको ये टारगेट बना के चलना है कि भाई जो चीज हमारे स्ट्रॉन्ग है उससे आपको और मजबूत वहां पे करना है, कि जहां से हमारा जो चीज हमारे स्ट्रॉन्ग है उसके क्वेश्चन कम से कम हमारे बाहर वहां से नहीं जाने चाहिए। फिलहाल इसका राइट आंसर देखते हैं क्या होगा। ध्वनि तरंगे क्या है, अगर आपको आता है बड़ी आसानी से बता दोगे क्या हो जाएगा। बताओ ध्वनि तरंगे क्या होती है। भाई हम सभी को पता होगा, ये तो बेसिक सवाल हो जाएगा कि ध्वनि तरंगे क्या होती है, आप बताओगे अनुदैर्ध्य होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाती है। अगर एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि ध्वनि तरंगों के लिए क्या माध्यम की आवश्यकता होती है कि नहीं होती, क्या बताओगे, हाँ बिल्कुल होती है। तो ध्वनि तरंगे दोस्तों जो आपकी होती हैं, एक पॉइंट ये नोट कर लेना, इसके लिए आपको ध्वनि तरंग सुनने के लिए हमें माध्यम की आवश्यकता होती है, ये चीज ध्यान रखना। तभी ये क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं कि चंद्रमा पे अगर कोई मान 10 मीटर के बीच की दूरी में 2 व्यक्ति बात करते हैं तो एक दूसरे की आवाज सुनने में कितना टाइम लेंगे, ऐसे क्वेश्चन आते हैं वहां पे। तो भाई तो वहां भाई वो एक दूसरे आवाज ही नहीं सुन पाएंगे, क्योंकि वहां पे क्या नहीं है, माध्यम नहीं है। तो माध्यम नहीं तो एक दूसरे की आवाज वहां पे नहीं सुन पाते हैं, ये चीज यहाँ पे याद करना। और वो ध्वनि तरंगे जो आपकी होती है ना, ये आपकी ठोस हो गया, तरल हो गया और गैस हो गया, ये तीनों में आपकी गमन वहां पे चल सकती है, यानी चल सकती है। ये चीज भी याद कर लेना कि ठोस, द्रव, गैस तीनों में ध्वनि तरंगे वहां पे चल सकती हैं। एक पॉइंट ये याद करना कि जो आपकी ध्वनि तरंगे होती हैं, ये आपके निर्वात में नहीं चलती। अभी मैंने बताया था ना कि चंद्रमा पे हम लोग क्यों एक दूसरे आवाज नहीं सुन पाते, वहां पे निर्वात है, कोई वायुमंडल वहां पे नहीं पाया जाता है। तो निर्वात में ध्वनि तरंगे आपकी नहीं चल सकते। ये तीनों पॉइंट याद करना, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे। अब देखो गति निकालने वाला सूत्र, भाई गति का सूत्र क्या होता है, बेसिक सवाल है, ऐसा गलत ना करिएगा कभी। अगर ऐसे क्वेश्चन वहां पे, अगर ये क्वेश्चन हमें गलत हो गया ना, वहां पे गलती से भी गलत हो गया, तो एग्जाम के सिलेक्शन में बहुत दूर आप वहां पे चले जाओगे। तो देखो इसका सूत्र क्या हो जाएगा, जो आपका दूरी बटे समय, क्या हो जाएगा, दूरी बटे समय बता देना। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अगर कभी पूछ लिया जाए बताओ गति कैसी राशि होती है, भाई राशियां तो पूछी जाती हैं, कैसी राशि होती है, तो दूरी, गति कैसी राशि बताओगे, ये बताना है अदिश राशि।
कैसी राशि होगी, ये अदिश राशि हो जाएगी। और दूरी दोस्तों हमेशा कैसी होती है, आप बताओ, ये हमेशा आपकी धनात्मक आपकी दूरी यहाँ पे होती है। और गति की इकाई क्या होती है, ये आपकी होती है प्रति सेकंड, यानी मीटर पर सेकंड इसकी इकाई वहां पे हो जाती है, मीटर पर सेकंड इसकी इकाई हो जाएगी। सारे पॉइंट यहाँ पे नोट करिएगा। अब जो एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, किसी वस्तु को केंद्र की ओर ले जाने पे उसका भार क्या होगा। देखो जो आपका भार होता है ना, ये आपका हर जगह अलग होता है। ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि यदि किसी व्यक्ति का भार पृथ्वी पे 60 केजी है, चंद्रमा पे भार बताओ कितना होता है। तो हम लोग क्या बताएं भाई, चंद्रमा पे भार क्या होता था, 1/6 होता था। 1/6 हो, क्योंकि वहां पे गुरुत्वाकर्षण कम है वहां पे। तो अगर यहाँ पे आप 60 किलो के हो, चंद्रमा पे जाओगे केवल 10 किलो आपका वेट वहां पे हो जाता है। क्योंकि जो भार होता है ना, ये क्या होता है, द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण पे डिपेंड करता है। अगर जी का मान कम हुआ तो भाई भार का मान भी वहां पे कम हो जाएगा। अब देखो, किसी वस्तु के केंद्र की ओर ले जाने पे उसका भार क्या होगा, हमें क्या पता है, भार बराबर होता है द्रव्यमान गुणे गुरुत्वीय त्वरण। अब जैसे जैसे गुरुत्वीय त्वरण, अगर इसका मान घटा, इसका मान कम हुआ, तो भाई आपका भार भी तो कम हो जाएगा वहां पे। अब इसीलिए क्या होता है, जो केंद्र पर जो आपका क्या होता है, जो पृथ्वी का केंद्र होता है, वहां पे अगर कभी आपसे पूछा गया, अच्छा ये बताओ पृथ्वी के केंद्र पे जो आपका गुरुत्वीय बल होता है, इसका मान क्या हो जाता है दोस्तों, आप बताओगे भाई इसका मान शून्य हो जाएगा। अब इसका मान अगर शून्य हो गया तो वस्तु का भार क्या हो जाएगा, इसलिए वस्तु का भार क्या होता है, केंद्र के पास हमेशा कम आपका हो जाता है। तो सीधा क्या बताओगे आंसर, कम हो जाता है, ऑप्शन डी। अब क्योंकि आपका जो गुरुत्वीय त्वरण का मान ही कम हो गया, भाई आपका भार तो कम ही हो जाएगा वहां पे, इसीलिए क्या हो जाएगा, भार वहां पे कम हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि 12 ओम 16 ओम के प्रतिरोध समांतर में जोड़े हैं, इनका कुल प्रतिरोध कितना होगा। बेसिक सवाल है, लेकिन ज्यादातर बच्चे इसमें फंसेंगे, क्योंकि जब आपका ये जबलपुर जडारो में क्वेश्चन पूछा गया था, कई सारे बच्चों ने इसका आंसर वहां पे गलत कर दिया था। तो ऐसे क्वेश्चन आपको गलत नहीं करने हैं, क्योंकि बिल्कुल बेसिक सवाल होते हैं, लेकिन बच्चों ने तब भी ऐसे क्वेश्चन वहां पे गलत कर आए थे। देखो यहाँ पे क्या दिया गया, 12 ओम 6 ओम के दो किस में जोड़ा गया, ये समांतर क्रम में आपका जोड़ा गया। अब देखो यहाँ पे समांतर क्रम में जोड़ा गया, पूछ रहा है कि बताओ उनका प्रतिरोध कितना हो जाएगा। देखो जो समांतर क्रम में जुड़ता है उनका प्रतिरोध 1/r बराबर होता है 1/r1 पहला प्रतिरोध, 1/r2 दूसरा प्रतिरोध, यह तीसरा भी होता है 1/r3 हम लोग यहाँ पे कर देते। अब देखो 1/r1 बराबर क्या हो जाएगा, 1/1 का मान क्या, 1/12 प्लस का 1/6, 12 और 6 दिए। अब इनको सोल्व करिए, कितना आ जाएगा, नीचे आपका एलसीएम कितना हो गया, नीचे एलसीएम हो गया 12, ऊपर आपका एक ही हो जाएगा, इसके ऊपर एक हो जाएगा, यहाँ पे कितना 2 से गुणा करो, 2 आपका यहाँ पे हो जाएगा, यानी कि 2 1 3 हुआ, 3/12 काटा कितना हो गया, 1/4, यानी 1/r बराबर 1/4 हो गया। तो प्रतिरोध कितना बता दोगे, 4 आप यहाँ पे निकल के आ जाएगा, 4 आपका ओम हो जाएगा, प्रतिरोध का मात्रक आपका ओम होता है। तो सीधा सीधा राइट आंसर क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन वहां पे गलत नहीं करने, अगर हमारे पेपर ये क्वेश्चन रिपीट होते हैं और आते भी हैं ऐसे क्वेश्चन वहां पे, और बच्चे कई सारे ऐसे क्वेश्चन वहां पे गलत कर देते हैं। अब देखो एक सवाल और पूछा गया है, -3D यानी कि आपका 3 डायोप्टर 2 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंस एक दूसरे के संपर्क में रखे हैं, तो उनकी बताओ संयोजन की शक्ति क्या हो जाएगी, उनकी संयोजन की शक्ति क्या वहां पे हो जाएगी, कैसे, इसका राइट आंसर बताओ। देखो यहाँ पे हो जाएगा कुल शक्ति, अब इनकी कुल शक्ति दोस्तों बिल्कुल आसान है, कैसे बताओगे, यहाँ पे ये बराबर हो जाएगा वो 3D, ये माइनस का है और प्लस का 2D। अब इन दो माइनस से 3 में दो करो, क्या एक डायोप्टर दोस्तों आपका बचा है, तो यहाँ पे क्या बता दोगे, आपके एक डायोप्टर हो जाएगी। अब यहाँ पे दोस्तों आप ये हमेशा ध्यान रखना, एक क्वेश्चन ये हमेशा पूछा जाता है कि जो आपका लेंस होता है, क्या होता है लेंस, लेंस का शक्ति का मात्रक हमसे पूछता है, लेंस का शक्ति का मात्रक जो आपसे पूछा जाता है, क्या बताओगे, ये आप बताइएगा डायोप्टर, क्या हो जाएगा
डायोप्टर यहाँ पे आप बताना। और दोस्तों यहाँ पे ये आपका इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये एग्जाम में कई बार क्वेश्चन यहाँ से पूछा जा चुका है। और दोस्तों यहाँ पे एक चीज और ये ध्यान रखना, दो चीजें और पूछी जाती हैं। एक तो ये नोट करना इंपॉर्टेंट हो जाएगा कि अगर कभी पूछा गया ऋणात्मक शक्ति, अगर ऋणात्मक शक्ति यहाँ पे दिया गया, एक ऋणात्मक शक्ति लिख लेना, एक लिखना यहाँ पे धनात्मक, एक लिखिएगा धनात्मक शक्ति। देखो जब आपका ऋणात्मक शक्ति होता है तो यहाँ पे कौन सा लेंस यूज होता है, यहाँ पे लिखना आप अवतल लेंस, अवतल लेंस लिखेंगे। यहाँ पे कौन सा लेंस यूज होगा, आप लिखिएगा उत्तल लेंस। ये दोनों पॉइंट आपके इंपॉर्टेंट, ये भी आपके यहाँ पे हो जाते हैं। अगर ऋणात्मक शक्ति है क्या बताओगे, अवतल लेंस बताना है। धनात्मक शक्ति है तो क्या बताओगे, उत्तल लेंस आपको बताना है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब एक सवाल ये पूछ रहा है पित्त रस, भाई अपनी बायोलॉजी स्टार्ट होगी, फिजिक्स में काउंट कर लेना कितना स्कोर यहाँ पहुंच रहा है। अगर आपने एक दो सवाल भी वहां पे गलत कर दिए, भाई सिलेक्शन से काफी दूर वहां पे जा रहे हो। तो फिलहाल ऐसे नहीं करना है आपको, लेकिन हाँ अगर 35-36 फिलहाल अगर आपके सही आंसर हो रहे हैं, बड़ी आसानी से एग्जाम निकल जाएगा। अगर किसी बच्चों को ये लगता है कि सर हमारी तैयारी अभी कंप्लीट नहीं हुई है, तो भाई मैं कह रहा हूँ जो मैंने नोट्स आपको दे रखे हैं, अगर लिए बहुत अच्छी बात है, बस तैयार कर लेना। अगर नहीं लिए भाई, अब ये मौके आपको बार बार नहीं मिलेंगे, तो अच्छे से वो नोट्स तैयार करना, अपना एग्जाम देने। क्योंकि अगर आप एक बार ओवर एज वहां पे हो गए ना, बाद में बहुत पछताना पड़ जाता है कि यार काश मेरे पास मौका था, थोड़ी मेहनत और वहां पे कर लेते तो हमारा सिलेक्शन वहां पे हो जाता है। तो भाई आपको ऐसा कुछ वहां पे नहीं सोचना है, ठीक है। फिलहाल इसका क्वेश्चन पढ़िए, बताइए राइट आंसर यहाँ पे कितना आपका हो जाता है। चलिए क्या दिया गया, पित्त रस कहाँ पे संचित होता है, हम लोग क्या बताओगे। ये दोस्तों आपका पित्ताशय में संचित आपका यहाँ पे होता है। अब अगर कभी ये पूछा गया पित्त रस का निर्माण कहाँ पे होता है, अगर पित्त रस का आपका निर्माण पूछा गया कहाँ पे होता है, क्या बताओगे, यकृत में। इसका निर्माण कहाँ पे होगा, यकृत में आपका हो जाएगा। और ये आपका संचित कहाँ पे होता है, पित्ताशय, जो आपका आपका गाल ब्लैडर होता है वहां पे, ये आपका संचित वहां पे होता है। और ये करता है क्या दोस्तों, ये आपका क्या करेगा, वसा के पाचन में, क्या लिखोगे, ये आपका वसा के पाचन में सहायक होता है। अगर पूछा गया इसका मेन काम क्या होता है, वसा के पाचन में सहायक वहां पे होता है। अगर कभी पूछा भाई ये किस रंग का होता है, तो क्या बताओगे, ये आपका हरा पीला, हरा पीले रंग का आपका होता है। क्या, जो आपका पित्त होता है हरा पीला होता है। भाई कभी बोलते हैं पित्त बढ़ गया इनका, ऐसा आपने सुना होगा भाई, अगर किसी का उल्टी हो रही, बात जी में चला रहा, वहां कहते नहीं कि भाई इसका पित्त बढ़ा हुआ है, जाओ इनको दवा लेके आओ। तो उसका किसी का पित्त निकलता है भाई, कैसा कलर निकलता है भाई, हरा पीला कलर का वहां निकलता है। कभी अगर निकले भाई ध्यान से देख लेना, समझ जाना कि क्या कंडीशन चल रही है वहां पे, ठीक है। अब ये बताओ अच्छा, यूरिया मानव शरीर में कहाँ और किसके द्वारा संश्लेषित होता है, संश्लेषित होता है, क्या बताओगे, यकृत, गुर्दा, प्लीहा या छोटी आंत, क्या बताओगे राइट आंसर इसका। सीधा सीधा दोस्तों आपको क्या बता देना, यकृत, ऑप्शन ए आपका यहाँ पे राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका ये यूरिया होता है ना, यूरिया यकृत में किससे बनता है, यकृत में आपका ये अमोनिया, यकृत में अमोनिया से दोस्तों आपका बनता है, किससे, अमोनिया से आपका बनता है। और ये शरीर में विषैले नाइट्रोजन को हटाने में सहायक होता है, जो शरीर में विषैले नाइट्रोजन होते हैं उनको हटाने में ये सहायक वहां पे होता है। और यूरिया रक्त के द्वारा गुर्दे तक वहां पे पहुंचता है, जो आपका यूरिया होता है रक्त के द्वारा ही हमारे गुर्दे तक वहां पे पहुंचता है। तो सीधा सीधा क्या बताओगे, यकृत, लीवर आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब ये बताओ हेपेटाइटिस बी रोग में मानव शरीर की कौन सा अंग प्रभावित होता है, बताओ, गुर्दा, अग्न्याशय, फेफड़ा, यकृत, कौन सा अंग प्रभावित होगा। तो क्या बताओगे राइट आंसर इसका, सीधा सीधा बताना भाई, यकृत जो आपका होता है ये प्रभावित वहां पे होता है। अब ये कैसा संक्रमण होता है आप बताना, ये आपका एक वायरल, ये आपका एक प्रकार का वायरल संक्रमण दोस्तों आपका यहाँ पे होता है। अब ये खून या शरीर के तरल पदार्थों से आपका वहां पे फैलता है, ये चीज याद करना। और यहाँ पे ये नोट करना, इसकी रोकथाम के लिए क्या होता है, वैक्सीन लगती है, क्या होता है, टीकाकरण वहां पे किया जाता है इसकी रोकथाम के लिए, किसके लिए, हेपेटाइटिस बी रोग के रोकथाम के लिए आजकल वैक्सीन वहां पे लगा दी जाती है बचपन में ही।
अब एक सवाल है पूछ रहा है कि एड्स रोग में मानव शरीर का कौन सा अंग भाग प्रभावित होता है, कौन सा भाग ज्यादा प्रभावित होगा। इन चार ऑप्शन में आपको बताना राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो भाई जो हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है ये सबसे ज्यादा प्रभावित वहां पे होता है, और ये शरीर की रोग प्रतिरोधक को क्षमता को क्या करता है, कम कर देता है। अब जिसके कारण से क्या होता है, आपको कई सारी बीमारियां वहां पे देखने को हो जाती हैं, क्योंकि बस जब आपका ये रोग प्रतिरोधक क्षमता ही हमारी वहां पे कम हो जाएगी तो कई सारी बीमारियां हमें वहां घेर लेती है, और जिसके कारण इंसान की मृत्यु वहां पे हो जाती है। और दोस्तों ये संक्रमण आपका कैंसर के प्रति संवेदनशील आपको बनाता है, इससे कैंसर तक की बीमारियां आपको जल्दी वहां पे हो जाती हैं। और दोस्तों इसका अभी तक कोई भी आपका स्थायी इलाज नहीं है, लेकिन ये आपका एआरटी से, लेकिन ये आपका एआरटी के द्वारा आपका इस पे कंट्रोल किया जा सकता है। यानी इसका कोई इलाज नहीं है, बस इसे कंट्रोल आपका वहां पे किया जा सकता है, किसके द्वारा, एआरटी के द्वारा। अब अगले सवाल पूछा गया सबसे छोटा आरएनए कौन सा होता है, बताओ टी आरएनए, आर आरएनए, एम आरएनए या नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। तो सबसे छोटा आरएनए कौन सा दोस्तों आपको बताना है, जो आपका टी आरएनए होता है। इसका दोस्तों कभी फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए, क्या बताओगे फुल फॉर्म, ये होता दोस्तों आपका ट्रांसफर ट्रांसफर आरएनए दोस्तों, इसका फुल फॉर्म यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों ये आपका अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक पहुंचाता है, इसका काम क्या बताओगे, इसका काम बताओगे। ये आपका अमीनो अम्ल जो आपका होता है, अम्ल अमीनो अम्ल को राइबोसोम अमीनो अम्ल को राइबोसोम तक ये पहुंचाता है। और दोस्तों इसका आकार जो होता है सबसे छोटा आपका वहां पे होता है, और ये आपका प्रोटीन संश्लेषण में महत्वपूर्ण भूमिका भी आपका निभाता है। तो कभी अगर आपसे पूछा गया सबसे छोटा आरएनए कौन सा हो जाएगा, टी आरएनए हो जाएगा। फुल फॉर्म क्या बताओगे, ट्रांसफर आरएनए, इसका फुल फॉर्म वहां पे आपका हो जाएगा। अब इसमें पूछा गया जो नाभि में कितनी रक्त वाहिकाएं होती है। देखो नाल से आप ये समझ सकते हैं, जब किसी बेबी का जन्म होता है, बच्चे का जन्म होता है, जो उसकी नाल वहां पे लगी होती है, ये चीज हमसे यहाँ पूछी जा रही है कि इसमें कितनी वाहिकाएं आपकी होती हैं। 3, 4, 5, 6 दानापुर जडारो में सीधे सीधे क्वेश्चन ये पूछा गया था। तो कितने आप बताओगे यहाँ पे वाहिकाएं आपकी हो जाएंगी। तो भाई आपको बताना है 3 वाहिकाएं, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। यानी जो आपका सीरा जो पोषक तत्वों और ऑक्सीजन को भ्रूण तक पहुंचाने का, भाई यही नाल तो करती है, क्योंकि बच्चा पेट में रहता कुछ खाता तो है नहीं, इसी के द्वारा बच्चे को क्या होता है, जो भी उसका पोषक तत्व होते हैं उसे वहां प्रोवाइड वहां पे कराए जाते हैं। और देखो यहाँ पे क्या होता है, ये जो भ्रूण और माँ के बीच कुछ संबंध का एक माध्यम आपको वहां पे हो जाता है, जो आपकी यहाँ पे नाल होती है। इस बाद में क्या होता है, जन्म के बाद क्या होता है, जो बच्चा दूध वहां पीने लगता है उसको क्या करता है, जो नाल होती है उसको वहां पे काट आपकी ये वहां पे दी जाती है। तो इसमें क्या होता है, जो आपका नाभि नाल होती है ना, इसमें क्या होती है, आपकी एक सिरा होती है। क्या बताओ, देखो यहाँ पे क्या लिखा है, कितनी वाहिकाएं होती है, दोस्तों आपकी 3 वाहिकाएं होती हैं। इन 3 वाहिकाओं में दोस्तों एक क्या लिखोगे, एक इसमें क्या होती है, शिरा, एक लिखना सिरा होती है। और इसमें 2 क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे धमनियां, 2 क्या होती है दोस्तों, यहाँ पे आपकी धमनियां यहाँ पे हो जाती हैं, जो कि बच्चों को जो पोषक तत्व होते हैं वो पहुंचाने का वहां पे काम करते हैं। और जो बच्चा पैदा होता है, जिसका जन्म हो जाता है, इस नाल को वहां पे काट आपका दिया जाता है। तो ये चीज भी याद कर लेना कि 2 सिराएं और एक सिरा 2 धमनियां आपकी वहां पे होती है। अब बताना कि पराग कोष कहाँ बनता है, पराग कोष कहाँ बनेगा, पूछा गया। बताओ राजगढ़ जो आपका पुंकेसर में, या फिर जायांग में, कलिका में, या करोटा में, कहाँ पे बनेगा, क्या सीधा सीधा आपको बताना है। ये दोस्तों आपका जो आपका रजकड़ होता है, क्या होता है, रजकड़, इसे हम लोग पुंकेसर के नाम से जानते हैं। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये पराग को जो होता है पुंकेसर का ही एक भाग वहां पे होता है। अब इसमें पराग, इसे क्या होता है, परागकण क्या बनते हैं, परागकण इसी में आपके बनते हैं। और ये नर जनन अंग आपका होता है, क्या होता है आपका जो पुंकेसर,
ये आपका होता है नर जनन अंग। क्या लिख दोगे? ये आपका नर जनन अंग आपका यहाँ पे होता है, और परागण के समय ये मादा भाग तक वहां पे पहुंचते हैं, और ये फूल के प्रजनन के प्रमुख भाग वहां पे आपके हो जाते हैं। ठीक है, बस ये याद कर, पुंकेसर क्या होता है आपका? नर जनन अंग आपका होता है। इसका राइट आंसर क्या बता देना? पुंकेसर, आप इसका राइट आंसर वहां पे बता दीजिएगा। अब देखो एक क्वेश्चन ये पूछ रहा है, जीवित प्राणी में सबसे ज्यादा क्या होता है? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। जीवित प्राणी में सबसे ज्यादा क्या होगा? आप बताओगे ऑक्सीजन होता है। कितना होता है? आप बताओगे भाई 65%। इसमें क्या होता है? आपका ऑक्सीजन ही होता है। पुणे जेडाउर में सीधे सीधे क्वेश्चन हमारा ये यहाँ पे पूछ लिया गया था। आप बताइए, जीवाणु किस विधि के द्वारा प्रजनन करते हैं? जो आपके जीवाणु होते हैं, अब ये पूछा गया है, जो आपके बैक्टीरिया होते हैं, ये किस विधि के द्वारा प्रजनन करते? भाई बैक्टीरिया बहुत तेजी से फैलता है आपका, ये चीज याद रखिएगा। ठीक है, अब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा भाई? द्विविभाजन। ये क्या होते हैं? आपस में डिवाइड वहां पे हुआ करते हैं, आपस में डिवाइड होते हैं, यानी इसी वजह से ये काफी तेजी से वहां पे फैलते आपका होता है। यानी इनका जो द्विविभाजन होता है, एक प्रकार का क्या हो जाएगा? ये आपका अलैंगिक, ये एक प्रकार दोस्तों इनका क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन दोस्तों इनका एक प्रकार का ये आपका वहां पे हो जाता है। अब इसमें एक जीवाणु दो समान भागों में आपका विभाजित हो जाता है, एक दो समान विभागों में आपका विभाजित होता है। अब इसी वजह से ये बहुत तीव्र गति से आपके होता है, और ये बैक्टीरिया की सामान्य प्रजनन विधि। देखो जैसे आपका एक बैक्टीरिया हुआ, अब ये डिवाइड होके मान लो दो हो गया, अब ये क्या होगा? ये भी आपके डिवाइड होके क्या हो जाएंगे? दो हो जाएंगे। अब ये भी क्या हो जाएगा? आपका दो हो जाएगा। और ऐसे तो ये दो हो जाएगा, फिर ये दो, यानी ये बहुत तेजी से इसी वजह से फैलते हैं भाई। तभी जो बैक्टीरिया होता है बहुत जल्दी आपका हमला कर देता है वहां पे। ये चीज अच्छे से तैयार कर लेना। ठीक है, तो जितना हो सके इनसे बच के रखना। पूरा ये मान चलना कि जो परमाणु बम होता है वैसे ही काम करता है इनका। ठीक है, अब एक सवाल ये पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा विटामिन फलों एवं सब्जियों को काटने और पकाते समय नष्ट हो जाता है? बेसिक सवाल है, हर बच्चे का इसका आंसर आ गया होगा। और ये क्वेश्चन भी आपके जयपुर जडार में पूछा गया था। आपके एग्जाम में मॉडरेट लेवल का पेपर आता है, कुछ क्वेश्चन बिल्कुल इजी रहेंगे, कुछ हार्ड रहेंगे, कुछ आपके नॉर्मल वहां पे रहते हैं। अब इसका राइट आंसर हम सभी को पता है क्या हो जाएगा, क्योंकि जो विटामिन सी होता है ना, तो ये आपका क्या होता है? जब सब्जियां पकाई जाती है काटने में, विटामिन सी ज्यादातर आपका नष्ट वहां पे हो जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी आप राइट आंसर यहाँ पे आप बता दीजिएगा। क्योंकि दोस्तों ये जो सी होता है ना, विटामिन सी, ये क्या होता है? जल में क्या होता है? घुलनशील होता है। जल में क्या होता है? विटामिन ये घुलनशील होता है। तो अगर कभी पूछा गया जल में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं, एक आपका बी होता है, विटामिन बी, और सी, ये जल में घुलनशील विटामिन आपके यहाँ पे हो जाते हैं। यानी ये विटामिन जो होता है, ये आपका गर्मी और प्रकाश, जैसे इसमें गर्मी होती है या प्रकाश पड़ता है, ये विटामिन आपका नष्ट वहां पे होने लगता है। अब इसका मेन काम दोस्तों क्या होता है? जो हमारे शरीर का रोग प्रतिरोधक क्षमता, इसका रोग प्रतिरोधक क्षमता दोस्तों हमारी जो होती है, इसका मान क्या काम होता है? बढ़ाने का। इसका काम क्या होता है? बढ़ाने का काम यहाँ पे होता है। अब इसकी कमी से एक क्वेश्चन पूछा था, कौन सा रोग हो जाता है? आप ये भी याद करना, इसकी कमी से स्कर्वी नामक रोग आपका हो जाता है। अब विटामिन सी किसमें आपका पाया जाता है? कौन से फलों में आपका पाया जाता है? जो आपके खट्टे फल हो जाते हैं, जैसे कि आपका नींबू हो गया, नींबू में पाया जाएगा। या फिर दोस्तों जैसे आपका आंवला हो गया, आंवला में विटामिन सी पाया जाएगा। या फिर दोस्तों जैसे आपका संतरा हो गया, जो आपके खट्टे फल होते हैं उनमें आपका विटामिन सी आपका वहां पे पाया जाता है। तो ये सारे पॉइंट यहाँ पे आप नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट आपके हो जाते हैं। इसके बाद एक क्वेश्चन पूछ रहा है कि जैविक खाद्य पदार्थों में होता है, जो जैविक खाद्य पदार्थ होते हैं उनमें क्या आपका होता है? तो सीधा सीधा क्या बताना है, जैविक खाद्य पदार्थों में क्या हो जाएगा? देखो विटामिन हाँ बिल्कुल होता है, वसा भी होती है, प्रोटीन भी होती है, हाँ ये सभी हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर डी सीधा सीधा आपको राइट आंसर बता देना है कि जो आपका जैविक खाद्य पदार्थों में ये सारे आपके वहां पाए जाते हैं, और ये स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभकारी माने जाते हैं, चाहे विटामिन हो, वसा हो, प्रोटीन हो, सारे के सारे। अब इनमें पोषक तत्वों की क्या होती है? मात्रा भी आपकी वहां पे अधिक आपकी हो जाती है।
अब अगला सवाल हमारा आ जाता दोस्तों, यहाँ पे केमिस्ट्री का आपके सवाल चल रहे हैं सारे, केमिस्ट्री ध्यान रखना, काउंट करते रहना किसका कौन सा पार्ट आपका अच्छा है कौन सा वीक है। अब हम लोग जो डेली प्रैक्टिस सेट करेंगे वहां अपना जो पूरा सिलेबस है वो कवर करते हुए चलेंगे, ताकि आपके एग्जाम में क्वेश्चन सीधे सीधे यहाँ से आपको दिख जाए। यहाँ मैं वही सिलेक्टेड क्वेश्चन करा रहा हूँ जिनके ज्यादा चांस है हमारे पेपर में क्वेश्चन पूछे जाने के। इनमें पूछ रहा है कि दिन में से कौन सा ऊर्जा प्रदान नहीं करता है। मतलब कार्बोहाइड्रेट, भाई कार्बोहाइड्रेट सबसे ज्यादा ऊर्जा आपकी पाई जाती है। बताओ, वसा होगा, विटामिन होगा, लिपिड होगा, तो कौन है जो ऊर्जा प्रदान हमें नहीं करता है? तो क्या बताओगे भाई? जो आपका विटामिन होता है इसमें कोई ऊर्जा आपकी नहीं होती है। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका विटामिन होता है ना, ये शरीर की वृद्धि और क्रियाओं, यानी शरीर की वृद्धि होता है उसमें हेल्प करता है। कोई ऊर्जा यहाँ पे आपकी नहीं पाई जाती है, इसमें कोई भी ऊर्जा आपकी नहीं होती, यानी इसमें सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं। पोषक तो भले होते हैं, बस ये हमारे शरीर में जो वृद्धि होती है उसमें ये हेल्प करते हैं ऊर्जा दे। अब कभी पूछा सबसे ज्यादा ऊर्जा किसमें होती है? जो आपके कार्बोहाइड्रेट होता है, बहुत ज्यादा ऊर्जा यहाँ पे पाई जाती है। ठीक है, अगला सवाल आता है, ये बताओ अधिकतम पोषक तत्व रक्त में अवशोषित कहाँ पे होते हैं? जो अधिकतम पोषक तत्व होते हैं ये रक्त में अवशोषित कहाँ पे होंगे? मुंह में, बड़ी आंत, छोटी आंत, पेट में? इसका भी आंसर भाई हम सभी को पता ही होगा, कहाँ पे हो जाएगा भाई? छोटी आंत में ही तो आपका होता है। देखो, जो आपकी ये छोटी आंत होती है, ये मान के चलना क्या होगी आपकी, ये छोटी आंत होगी, ये क्या होगी छोटी आंत। यहाँ इसमें क्या होती है दोस्तों? विल्ली पाई जाती है। जैसे आपकी उंगलियां होती है ना हल्की हल्की, इनमें क्या होती है हल्की हल्की यहाँ पे विली टाइप की यहाँ पे पाई जाती है। ये आपकी जो छोटी आंत यहाँ पे होती है। और दोस्तों ये आपकी जो छोटी छोटी विल्ली पाई जाती है, इन्हीं से क्या होता है पोषक तत्व इनका अवशोषण वहां पे होता है सबसे ज्यादा। तो क्या बताओगे? छोटी आंत यहाँ पे आप बता देना। और जो तो आपकी जो छोटी आंत होती है पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग है। तो अगर यहाँ पे एक पॉइंट ये भी नोट करना है कि पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग, सबसे लंबा भाग दोस्तों आपका यही यहाँ पे हो जाए। कभी पूछा गया कि हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा भाग कौन सा होता है, इसी को बता देना, छोटी आंत को। इसमें भोजन का अधिकांश पाचन और अवशोषण इसी में आपका हो जाता है जहां पे ये विल्ली आपकी पाई जाती है। एक सवाल पूछ रहा है, आहार नाल में स्टार्च पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है? ग्लूकोज बताओगे या ग्लैक्टोज, माल्टोज या आइसोमाल्टोज? क्या बताओगे? आपसे पूछा जा रहा आहार नाल में स्टार्च पाचन का अंतिम उत्पाद क्या होता है, सीधा बताना भाई। ग्लूकोज होगा, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। तो वो यहाँ पे होता क्या है? जो आपका स्टार्च होता है एक आपका जटिल कार्बोहाइड्रेट होता है। ये स्टार्च क्या होता है आपका? जटिल कार्बोहाइड्रेट आपका यहाँ पे होता है। अब ये आपका आपका होता है क्या? अमाइलेज क्या होता है? एंजाइम की मदद से टूटता है। ये आपका अमाइलेज एंजाइम की मदद से टूटता है। और अंतिम उत्पाद क्या बनता है? ग्लूकोज आपका यहाँ पे बन जाता है। और दोस्तों जो ग्लूकोज होता है इस शरीर के ऊर्जा का मुख्य स्रोत भी यहाँ पे आपका होता है। आपने देखा होगा जो हम लोग वहां पे रनिंग करते भाई, कहते हैं ग्लूकोज ले लो भाई। अब भाई थकावट महसूस हो रही, आपने रनिंग की, एक्सरसाइज किया वहां पे, जब थकावट हमें महसूस, हम क्या करते हैं? ग्लूकोज ही तो लेते हैं। और भाई जो बच्चे रनिंग करते हैं वो भाई ग्लूकोज जरूर लिया करिएगा, ग्लूकोज से बहुत ज्यादा बेनिफिट आपको वहां मिलेगा। और जब आप रनिंग करने जाते हैं ना, जब आप ग्राउंड रनिंग हो, तो ग्लूकोज का डिब्बा आप वहां पे लेके भी जाइएगा, बहुत ज्यादा हेल्प वहां मिलेगी। भाई जब भी आपका एग्जाम क्लियर हो जाए ना, जब फिजिकल की आप तैयारी करना, जब ग्राउंड में आपको जाना, भाई मेरे नंबर लिए रहे ना, मुझसे बात करना, मैं प्रॉपर आपको गाइड बताऊं भाई कैसे आपको रनिंग वहां पे क्लियर करनी है, क्या आपको करना है जब आपकी रनिंग, उसके पहले क्या करके जाना है कि आप ना एग्जाम, वो आपका जो रनिंग है वो क्लियर। भाई हर बार एग्जाम का ही नाम आता है, क्योंकि आप मेन फोकस हम लोग को पेपर ही चल रहा है, क्योंकि भाई अपना जो एग्जाम डेट भी तो क्लियर अपनी हो गई ना। तो भाई भरोसा रखो, जो चीजें मैं बता रखी, अगर आप वैसे तैयारी कर रहे हो तो 100% आपका इसी बार सिलेक्शन वहां पे हो जाएगा। बस भरोसा बनाए रखिएगा। और जो मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ अच्छे से प्रैक्टिस करिए, जहां से आपको क्या होता है कि पूरा सिलेबस हमारा कवर, रिवीजन भी हो जाता है, हमें ये भी पता चल जाता है कि कौन सा पार्ट अपना वीक चल रहा है, कौन सा स्ट्रांग चल रहा है, सारा कुछ अपने को यहाँ पता चलता रहता ही है। चलिए
देखिए हाँ, देखते हैं हम लोग एक अब जो अपना अगला सवाल आता है, पेस मेकर का कार्य क्या होता है? भाई हम सभी को पता है पेस मेकर कार्य क्या क्या होता है। ये आपका जबलपुर जडार में पूछा गया था, जहाँ पे ये 4 ऑप्शन हमारे दिए गए थे जब ये क्वेश्चन हमारे पेपर में पूछा गया था। तो पेस मेकर का कार्य दोस्तों आप क्या बताओगे? इसका मेन कार्य यही होता है, जो आपकी हृदय होती है ना, हृदय की धड़कन को प्रारंभ करना। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। दोस्तों जो आपका पेस मेकर में हृदय में क्या होता है, आपका एक ऐसे नोड होता है, ये भी क्वेश्चन पूछा गया क्या होता है, ऐसे नोड दोस्तों यहाँ पाया जाता है। ये आपका एक इलेक्ट्रिक संकेत उत्पन्न करता है, क्या इलेक्ट्रिक संकेत आपका वहां उत्पन्न करता है। अब ये हृदय गति और लय को कंट्रोल आपका वहां पे करता है। अब इसे प्राकृतिक पेसमेकर भी आपका वहां पे कहा जाता है। जो आपका पेसमेकर होता है इसे प्राकृतिक पेसमेकर का भी आपका नाम वहां पे दिया जाता है। अब इसकी खराबी में दोस्तों जो हमारा जो हृदय होता है, जो उसमें आपके ये ऐसे नोड होते हैं, जब ये आपके खराब वहां पे हो जाते हैं, तो यहाँ पे आपका ये पेसमेकर आपका वहां पे लगाया जाता है। इसका भी काम वही होता है कि जो आपकी हृदय की धड़कन होती है उसको प्रारंभ करना ही काम होता है। कि ये उसकी धड़कन को प्रारंभ वहां पे करे, उसे कंट्रोल किया जाए कि एक समान गति से वो आपका जो हृदय है वो धड़कता वहां पे रहे। अब एक सवाल पूछ रहा है कि बारूद मिश्रण किससे बनकर निर्मित होता है? बारूद का मिश्रण बताओ, सोरा, गंधक, चारकोल या सभी? बारूद का मिश्रण किससे निर्मित होता है भाई? जो आपका ये बारूद होता है ना, इसमें सोरा भी होता है, गंधक भी होता है, चारकोल भी होता है। तो क्या बताओगे भाई? ये सभी, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और जो बारूद होता है ये आपका एक विस्फोटक मिश्रण होता है, जिसे गोला बारूद पटाखों में बहुत ज्यादा यूज आपको वहां पे किया जाता है। यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये नोट कर लेना, अगर एक बार ये भी क्वेश्चन यहाँ पूछा गया था, इसका रंग पूछ लिया गया था, इसका रंग कैसा आपका होता है? तो क्या बताओ, ये आपका दोस्तों काले रंग का, कैसा बताओ इसका रंग क्या हो जाएगा? आप नोट क्या कर लोगे, ये आपका कैसा हो जाएगा? काले रंग का, काले रंग का दोस्तों क्या लिखो, महीन पाउडर होता है। काले रंग का एक महीन पाउडर दोस्तों आपका ये वहां पे हो जाता है। ये भी चीज यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। इसके बाद एक सवाल ये पूछा गया, क्वांटम सिद्धांत का प्रस्तावित करने वाला कौन था? यानी जो आपका क्वांटम सिद्धांत दिया गया था किसके द्वारा दिया गया, किस वैज्ञानिक के द्वारा? रदरफोर्ड, डाल्टन, मैक्स प्लांक या बोहर? किसका नाम यहाँ पे बताओगे? तो दोस्तों जो आपका ये क्वांटम सिद्धांत है किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया था? ये आपका मैक्स प्लांक के द्वारा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाता है। यानी जो मैक्स प्लांक नाम के वैज्ञानिक थे, इन्होंने 1990 में कौन सा क्वांटम सिद्धांत इन्होंने कब दिया था? 1990 में दिया था। अब इन्होंने बताया कि जो ऊर्जा होती है छोटे छोटे क्वांटम में उत्सर्जित आपकी वहां पे हो जाती है। अब इन्होंने क्या, प्लांक स्थिरांक की भी खोज वहां पे की थी। अब इसी के लिए दोस्तों इन्हें 1918 में इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था? नोबेल पुरस्कार भी इन्हें वहां पे दिया गया था। इसी क्वांटम सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? 1918 ईस्वी में। अगला सवाल में हमसे पूछ रहा है, अच्छा ये बताओ, वेटलैंड गैस क्या है? आपका जो वेटलैंड गैस होती है ये क्या है? मीथेन, प्रोपेन, एथेन, ब्यूटेन? कौन सी गैस आपकी यहाँ पे हो जाएगी? तो ये दोस्तों आपकी एक प्रकार की मीथेन गैस होती है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये दोस्तों जो आपकी गैस होती है ये सड़े गले जैविक पदार्थों से बनती है। किससे बनती है? क्या बताओगे? गले सड़े गले दोस्तों जो आपके जैविक पदार्थ होते हैं उनसे आपकी बनती है। ये आपकी एक ग्रीन हाउस गैस है। इसे क्या बोलते हैं? आपका जो ग्रीन हाउस, ये आपकी एक प्रकार की ग्रीन हाउस गैस भी यहाँ पे हो जाती है। और ज्यादातर दोस्तों ये आपकी एक क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है, कौन से क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये दोस्तों ज्यादातर आपको जो दलदली क्षेत्र होते हैं वहां पे आपकी पाई जाती है। अब ये आपकी एक ज्वलनशील गैस भी आपकी वहां पे होती है, जो मीथेन गैस होती है बहुत ज्वलनशील गैस भी आपकी होती है। तो यहाँ पे ये नोट करना, ये ग्रीन हाउस गैस भी है, दलदली क्षेत्र ज्यादा पाई जाएगी और सड़े गले पदार्थों से ये गैस आपकी वहां पे बनती है। ये सारे पॉइंट यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। अब एक सवाल पूछा गया है, किसी धातु के गुणधर्म को पहचानने एवं किसी पदार्थ की शुद्धता को कैसे मापा जाता है? कैसे आप वहां पे मापोगे? और ये हमारा लखनऊ जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था और ये 4 ऑप्शन हमारे वहां पे दिए गए थे। तो इसका राइट आंसर आप क्या बताओगे? अगर ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया तो सीधा सीधा क्या बताओगे?
गलनांक एवं उसका जो क्वथनांक बिंदु के द्वारा, ऑप्शन बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपके शुद्ध पदार्थ होते हैं उनका जो गलनांक होता है एक निश्चित वहां पे होता है, और जो मिश्रण होते हैं उनमें क्या होता है ये आपके बदल जाते हैं, जो आपके मिश्रण होते हैं उसमें क्या होता है बदल आपके वहां पे जाते हैं। तभी धातुओं की पहचान उनके किससे होती है, धातुओं की पहचान उनके क्वथनांक से ही वहां पे होती है। जो धातु होते हैं उनके क्वथनांक से ही उनकी पहचान होती है। सीधा क्या बताओगे, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। एक सवाल ये पूछ रहा है कि संयोजक इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, किसका पूछा गया, संयोजक इलेक्ट्रॉन को किसके द्वारा प्रदर्शित वहां पे किया जाता है। ये 4 ऑप्शन दिए गए थे जब आपका दानापुर जडारो में क्वेश्चन वहां पूछा गया था। तो हम क्या बताएंगे, सीधा सीधा राइट आंसर ये बताना, अंतिम कक्षा में पाए जाने वाले इलेक्ट्रॉन परमाणु क्रमांक से, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और ये अंतिम ऊर्जा स्तर से आपका वहां पे होता है, अंतिम ऊर्जा स्तर से आपका वहां पे होता है। और परमाणु क्रमांक से इलेक्ट्रॉन संख्या क्या होती है ज्ञात वहां पे आपकी की जाती है। अब ये आपका बोर मॉडल द्वारा दर्शाया जाता है। कौन से मॉडल, बोर मॉडल द्वारा आपका ये वहां पे दर्शाया आपका जाता है। अगला सवाल दोस्तों ये पूछ रहा है, बताओ परमाणु के नाभिक किस संगठन कण के योग से मिलकर बना होता है। जो आपका परमाणु का नाभिक होता है ये हम सभी को पता है किन कणों से मिलकर बना होगा, आप क्या बताओगे सीधा राइट आंसर। दोस्तों ये आपका होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। देखो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो उसके कहाँ पे होते हैं, नाभिक में होते हैं। अब इसके अब इलेक्ट्रॉन क्या होता है भाई, चारों ओर चक्कर लगाया करता है। नाभिक में क्या बताओगे, प्रोटॉन न्यूट्रॉन बता देना, ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। और जो इलेक्ट्रॉन होता है नाभिक के चारों ओर क्या करता है, परिक्रमा वहां पे आपका ये किया करता है। अगले सवाल में पूछा गया है कि इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कौन सा बंध पाया जाता है, किसका, इलेक्ट्रॉन और नाभिक के बीच कौन सा आपका बंध पाया जाता है जिसके कारण इलेक्ट्रॉन नाभिक की ओर आकर्षित नहीं होता है। तो कौन सा बंध पाया जाएगा, हाइड्रोजन बंध होगा, चुंबकीय बंध होगा, स्थैतिक या स्थायित्व बंध होगा, या सह संयोजक बंध होता है। तो आप क्या कहोगे कौन सा बंध आपका होता है वहां पे, आप सीधा बताना। जो आप यहाँ पे स्थैतिक और स्थायित्व बंध दिया गया है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। तो सीधा सीधा क्या बता दोगे, ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और इसी की वजह से इलेक्ट्रॉन जो होता है नाभिक की ओर आकर्षित वहां पे नहीं होता है, और वो चारों ओर वहां पे परिक्रमा आपका ये किया करता है। एक सवाल पूछा गया, ये बताओ जो बिग बैंग थ्योरी के जनक कौन थे, जो आपका बिग बैंग थ्योरी है ये किसने दिया था, कि इसके जनक कौन हो जाएंगे। ये 4 मान लो वैज्ञानिक के नाम दिए गए थे जब हमारा ये जयपुर जडारो में क्वेश्चन आपका पूछा गया था। तो सीधा सीधा राइट आंसर इसमें आपको क्या बताना है, जॉर्ज वैज्ञानिक का नाम क्या हो जाएगा, जॉर्ज लेमेत्रे वैज्ञानिक का नाम हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। अब इन्होंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति का जो विस्फोट सिद्धांत था इन्होंने ही वहां पे आपका दिया था। अब ये सिद्धांत कब इन्होंने दिया था, ये दिया था 1927 में, ये इन्होंने क्या किया, प्रस्तुत वहां पे किया था। अब इसके अनुसार जो ब्रह्मांड का अभी तक क्या हो रहा है, विस्तार हो रहा है, जो कि जो हमारा ब्रह्मांड है ये अभी तक बन रहा है यानी फैल रहा है अभी तक। ये किस मान जो बिग बैंग सिद्धांत के द्वारा किससे बताया था, ये बताया था जॉर्ज लेमेत्रे ने, कब बताया, 1927 में बताया था। और यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट पॉइंट नोट कर लेना, ये 1927 कभी कभी ये वर्ष भी इनका यहाँ पूछ लिया जाता है। अब इनके अनुसार ही जो ब्रह्मांड है इसका अभी विस्तार यानी फैल रहा है। ठीक, ये चीज यहाँ पे याद कर लीजिएगा। अच्छा ये बताना, समुद्र में नाव किस धातु की बनती है। आप देखो जो हमारी नाव चला करती है भाई किस धातु की बनती है, बताओ, एंटीमनी, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम आपका, या फिर आपका इन एस्केडियम, किस धातु की बनी होती है। और भाई ये भी लगभग हर बच्चों को इसका आंसर यहाँ पता ही होगा। तो इसका राइट आंसर सीधा सीधा आपको क्या बता देना है, ये हम बताएंगे क्या, एल्यूमिनियम। भाई ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगी। और किस लिए भाई एल्यूमिनियम की बनती है, क्योंकि भाई ये एल्यूमिनियम क्या होती है, एक आपकी हल्की धातु है। ये क्या होती है आपकी हल्की धातु, भाई भारी हो तो ऐसे नाव ना डूब जाए वहां पे। ये आपकी एक प्रकार की हल्की धातु होती है, और समुद्री जल में स्थायित्व काफी ज्यादा ये आपकी बनाए वहां पे रखती है। अब इसका उपयोग कहाँ कहाँ पे होता है, जैसे कि आपका जो जहाज होते हैं ना, जहाज के निर्माण में भी इसका उपयोग होता है। जहाज हो गया
या फिर जो आपके नाव हो गए, और जहाज, ये जो आपके एरोप्लेन और जहाज है ना, वो भी इसी बनते हैं, किसके, एल्यूमिनियम के ही वहां बनाए जाते हैं, क्योंकि ये क्या है, हल्की धातु है। नहीं भाई, उसे मान लो भारी धातु वहां लगा दी जाए भाई, जो इंजन होता है जहाज का, उसका ज्यादा एनर्जी भाई उसको उठाने में लग जाए। तो एल्यूमिनियम मजबूत भी होती है और क्या हल्की भी होती है, इसीलिए जो जहाज हो गए, नाव हो गए, ज्यादा अब ये एल्यूमिनियम धातु के ही वहां पे बनाए जाते हैं। अच्छा ये बताओ, कपड़े सूखा में किसका प्रयोग होता है? जो आपका ड्राई क्लीनिंग होती है, ड्राई क्लीनिंग आपको पता होगा, जहां पानी का यूज नहीं किया जाता है और जो कपड़ों की गंदगी होती है, दाग होते हैं, उन्हें साफ किया जाता है। तो किसका यूज होता है? बेंजीन का, नाइट्रोबेंजीन का, या आपका क्लोरोबेंजीन का, या आपका हाइड्रोबेंजीन का? तो किसका यूज होता है? आप सीधा सीधा क्या बताओगे? वहां पे आपका क्लोरोबेंजीन का यूज वहां पे होता है। तो सीधा आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, ये आपका राइट आंसर यहाँ पे आपका हो जाता है। क्योंकि दोस्तों जो आपका ये ड्राई क्लीनिंग होती है, इसमें आपका पानी का यूज नहीं किया जाता, उसकी जगह आपका ये क्लोरोबेंजीन का यूज वहां पे होता है। और दोस्तों जो क्लोरोबेंजीन होता है, ये आपका क्या होता है, कार्बनिक विलायक आपको होता है। अब ये ज्वलनशील और आपका वाष्पशील भी होता है। और ये जो हमारी स्किन होती है ना, अगर कभी उस पर सीधे सीधे पड़ जाए, उस पर भी प्रभाव आपके डाल सकती है, क्योंकि ये क्या होती है, आपकी एक प्रकार की ज्वलनशील भी आपकी वहां पे होती है। एक सवाल पूछ रहा है, जिसे आंसू गैस कहा जाता है, किससे? भाई जिसे लिखा है, किसे लिख लेना, किसे आंसू गैस कहा जाता है? ये चार ऑप्शन दिए जा रहे हैं, जबकि लखनऊ जेडारो में जब हमारा ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो आंसू गैस किसे कहा जाता है बताओ? क्लोरोपिक्रिन दिया गया या क्लोरो एसिटोफेनोन यहाँ पे दिया गया है। तो पूछ रहा है आंसू गैस किसे कहा? भाई ये दोनों ही आपके आंसू गैस में आते हैं। क्या राइट आंसर क्या बताना? बोथ। ऑप्शन सी आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। अब ये आंखों और त्वचा को क्या करते हैं, प्रभावित आपका यहाँ पे करते। कभी पूछा जाए आंसू गैस का यूज कहाँ पे होता है, अब देखो जो पुलिस वाले होते हैं ना, बोलते हैं आंसू गैस से गोला डाल दो। जहां भीड़ होती है, कंट्रोल से बाहर हो जाती है, जहां पे काफी ज्यादा हंगामे होते हैं, वहां पे पुलिस के द्वारा इसका यूज वहां पे किया जाता है। अब ये गैस जलन और असहजता पैदा करती है, यानी जब ये आंसू गैस गोले डाले जाते हैं, तो हमारे आंखों में क्या होता है, काफी कड़वाहट जैसी महसूस होती है। तो हमारे आंखों से क्या आंसू आने लगते हैं, इसीलिए बोला था आंसू गैस, इसी के लिए नाम दिया गया था। तो जब ये आंखों में ऐसी मन थोड़ी कड़वाहट महसूस होती है, जैसे आंखों में किसी मिर्ची डाल दी हो, तो वहां पे जो लोग खड़े रहते हो, इधर उधर तितर बितर हो जाते हैं, इधर भाग जाते हैं। तो वहां पे इसी का यूज किया जाता है, आंसू गैस का यूज किया जाता है। दोनों आपकी आंसू गैस में वहां पे आ जाती है। अच्छा ये बताना, प्रकाश का प्रकीर्णन किस विलयन में होता है? प्रकाश का प्रकीर्णन किस विलयन में आपका होता है? ये चार ऑप्शन दिए गए थे जब हमारा दानापुर जेडारो में क्वेश्चन पूछा गया था। तो प्रकाश का प्रकीर्णन किस विलयन में होता है? तो सीधा सीधा आपको क्या बता देना है, ये बताओगे आप, कोलाइडीज। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाता है। और दोस्तों जो आपका कोलाइड में टिंडल प्रभाव होता है, ये भी याद करना कि जो कोलाइड होता है, कौन सा प्रभाव होता है, यहाँ पे याद करिएगा, टिंडल प्रभाव। ये भी पेपर है क्वेश्चन, टिंडल प्रभाव के एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें क्या होता है, प्रकाश किरणें होती है वो बिखरती हैं। इसमें जो आपका जो टिंडल प्रभाव होता है, जो आपकी प्रकाश किरण होती है, क्या होती है, बिखरती है, इधर उधर फैल आपकी वहां पे जाती है। और दूध और धुआं कोलाइड के उदाहरण आपके होते हैं। कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए ना, एक जैसे आपका दूध हो गया, क्या हो गया, दूध, ये एग्जाम में आता है, और एक आपका दूसरा जो धुआं हो गया, अगर कभी पूछा गया जो आपका धुआं हो गया, ये किसके उदाहरण होते हैं, क्या बताओगे? ये आपके कोलाइड, ये दोस्तों आपके कोलाइड के ही उदाहरण होते हैं। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? लेजर बीम और विज्ञान में इसका उपयोग वहां पे किया जाता है। किसमें? लेजर बीम और विज्ञान में इसका यूज वहां पे किया जाता है। एक सवाल पूछा गया, ठोस शुष्क बर्फ को गर्म करने पे वह किस रूप में बदल जाता है? जो ठोस शुष्क बर्फ है, गर्म करोगे भाई, किस रूप में बदलेगा? सीधा सीधा आपको क्या बता देना है, यहां बदल जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड में। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड बदल जाता है। और ये गर्म करने पर सीधे गैस में आपका बदल जाता है, जिसे क्या, सब्लाइमेशन आपका कहा जाता है। अब यह शीतलन के लिए यूज किया जाता है, किसके लिए? ठंडक के लिए। ये किसके लिए आपका यूज होता है? शीतलन के लिए इसका यूज वहां पे आपका, यानी प्रयोग वहां पे किया जाता है। एक सवाल पूछा गया, सबसे ठोस अधातु क्या होती है?
अधातु भी दोस्तों हो और सबसे ठोस भी हो। बताओ, ग्राफाइट होगा, हीरा होगा, फ्लोरीन होगा, सिलिकॉन होगा। हर बच्चे को इसका आंसर पता ही है, क्या बताएगा? हीरा आपको बताना है। और दोस्तों हीरा क्या होता है? ये आपका जो कार्बन होता है ना, कार्बन, कार्बन का एक प्रकार का अपरूप ही आपका यहाँ पे होता है। अब ये सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ भी आपका हो जाता है। और कभी पूछा गया जो आपका हीरा होता है, ये क्या होता है? विद्युत का, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है। क्या बताओगे? विद्युत का सुचालक नहीं है। क्या बताओगे? विद्युत का सुचालक ये दोस्तों आपका नहीं वहां पे होता है। और इसका उपयोग कहाँ पे होता है? हम सभी को पता है, आभूषण में होता है। और जो आपके कांच होते हैं ना, कांच को काटने के लिए भी इसका हीरे का यूज किया जाता है। जैसे ये आपका एक पेन हो गया ना, जैसे कोई एक पेन होता है और उसकी जो निप होती है, यहाँ पे हल्का सा यहाँ पे एक डायमंड हीरा लगाया जाता है। और जैसे ये कोई कांच होता है, इसी पेन से जैसे हम यहाँ पे करते हैं, ये कांच कट जाता है, क्योंकि जो इसके निप में क्या एक हीरा लगा रहता है। इतना कठोर होता है, कांच को बड़ी आसानी से ये आपका वहां पे काट देता है। यानी कटाई में इसका यूज वहां पे आपका किया जाता है। एक सवाल पूछा गया, वायुमंडल में कौन सी गैस नहीं पाई जाती है? और दोस्तों ये हमारा लास्ट क्वेश्चन यहाँ पे हो जाता है। बस मैं तभी कह रहा हूं, मैं जो चीजें आपको बता रहा हूं वैसे आपको तैयारी करनी है। एक मैं जो डेली प्रैक्टिस सेट आपके लिए लेके आऊंगा, डेली सुबह 6 बजे डेली प्रैक्टिस सेट यहाँ पे मैं लाऊंगा, ताकि आपको पूरा सिलेबस वहां पे कंप्लीट रिवीजन भी आपका हो जाए। और आप उसी हिसाब से अपनी तैयारी भी कंटिन्यू कर सके, कौन सा पार्ट हमारा वीक चल रहा है, कौन सा स्ट्रॉन्ग चल रहा है। यहाँ मैं आपको वही सारे क्वेश्चन कराऊंगा जो आपके आर्मी नर्सिंग असिस्टेंट एग्जाम में जो क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। और दोस्तों यहाँ बस दो चीजें आप तैयार कर ले। एक जो मैंने कंप्लीट नोट्स आपको दे रखे, वो नोट्स भाई मेहनत कर लेना, रिवीजन करना, प्रैक्टिस करना। यकीन मान चला 45 से ज्यादा सीधे सीधे क्वेश्चन वहां पे आपको दिख जाएंगे। बस वो कंप्लीट नोट अच्छे से आप प्रैक्टिस कर लेना। और यहाँ पे जो हम इंपॉर्टेंट डेली जो अपने एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाने वाले, जो हम लोग यहाँ प्रैक्टिस करें, ये अच्छे से आप यहाँ पे तैयार करिएगा। फिलहाल इसका राइट आंसर आप हम लोग जान लेते, क्या बताओगे? रेडान आपको यहाँ बता देना है। ऑप्शन ए आपका राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। दोस्तों जो आपका रेडान होगा, ये आपकी एक दुर्लभ, इसके बारे में एक चीज ये भी नोट कर लेना, ये आपका दुर्लभ एक निष्क्रिय गैस है। कैसी हो जाएगी? दुर्लभ दोस्तों आपकी ये एक प्रकार की निष्क्रिय गैस यहाँ पे होती है। और ये वायुमंडल में बहुत कम मात्रा में आपकी पाई जाती है। और यहाँ पे एक ये भी नोट कर लेना, ये आपका एक रेडियोधर्मी, ये आपकी एक रेडियोधर्मी भी आपकी यहाँ पे होती है। ये दोनों पॉइंट भी यहाँ पे आप नोट कर लीजिए। तो यहाँ पे आप स्कोर चेक करना कितना स्कोर यहाँ पे हुआ है। अगर सारे क्वेश्चन जो बच्चा 35 क्वेश्चन तक सही कर पा रहा है, उसकी तैयारी सही चले, बस कंटिन्यू बनाए रखिएगा, आपका एग्जाम बिल्कुल वहां पे क्लियर आपका हो जाएगा। और दोस्तों जो आपका ये स्क्रीन मोबाइल नंबर शो कर रहा है, इसे आप अपने मोबाइल में सेव हमेशा किए रहना। कभी अगर कोई भी डाउट आपका होता है, मुझे कॉल करिएगा। आपका जो भी डाउट होगा मैं उसका सोल्यूशन आपको बिल्कुल वहां प्रोवाइड कराऊंगा। तो ओके दोस्तों, कल हम लोग एक और मिलेंगे सुबह 6 बजे एक अगले प्रैक्टिस सेट में, जहां पे हम लोग इंपॉर्टेंट वो सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो हमारे पेपर में बार बार क्वेश्चन वहां पूछे जाते हैं। तो ओके दोस्तों, हम लोग मिलते हैं कल एक अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद।